हाय एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं कि बहुत अच्छे होंगे। और हम लोगों ने इस CSC 306 के सीरीज में बेसिकली यूनिट 1 एंड यूनिट 2 को कवर कर लिया है। यूनिट 2 को कवर कर लिया है और इसमें यूनिट 3 को हम लोग कवर करेंगे, जिसमें डेटा लिंक लेयर दिखाया गया। डेटा लिंक लेयर पढ़ना है तो मैंने जो नोट्स बनाए हैं इसी टॉपिक के बेस, इसी अरेंजमेंट में बनाए कि डेटा लिंक लेयर एंड फिर एलिमेंट्री प्रोटोकॉल, एरर डिटेक्शन एंड फिर मैक लेयर, मैक सब लेयर। ये मतलब कि सारे को इसी अरेंजमेंट में मैंने वो कंसिडर करा ताकि आपको पढ़ने और समझने में सारी चीज़ें क्लैरिटी मिले। ठीक, चलिए अभी आपको हम दिखा रहे हैं एक बार कि नोट्स जो बनाए हैं वो बनाए कैसे हैं। ठीक, एक मिनट रुकिएगा, इसको ऐसे, हाँ ये देखिए। तो पहला मिनट, एक मिनट इसको साइड में कर देते हैं ना। अरे एक मिनट आओ। तो देख लीजिए पहले में क्या है। पर इरेजर इरेजर, एक मिनट वेट कीजिएगा थोड़ा सा। हाँ ठीक, देखिए तो डेटा लिंक लेयर, यहाँ भी डेटा लिंक लेयर। ठीक, इसको एक बार थोड़ा सा इधर। हम्म अब देखिए पहला डेटा लिंक लेयर है, तो डेटा लिंक लेयर यहाँ पर भी डेटा लिंक लेयर, यहाँ पर भी डिजाइन एंड इशू इसमें कंसिडर किए गए। फिर एलिमेंट्री प्रोटोकॉल है तो एलिमेंट्री प्रोटोकॉल। फिर ईरर, तो देखिए यहाँ पर भी ईरर दिया गया है तो एंड करेक्शन उसी में। ये सारे ईरर के अंदर कंसिडर कर किए गए हैं, जो कि सारे ईरर के अंदर मैंने कंसिडर करे। ठीक, सब टॉपिक है उसमें। फिर स्विचिंग है तो स्विचिंग को अलग से किए क्योंकि स्विचिंग ईरर में नहीं आता है। ठीक, मैक सब लेयर। फिर लास्ट में देखिए मैक सब लेयर मैंने कंसिडर करा है। तो मैक्स लेयर जिसमें सारे अलोहा, कास्मा का, फिर रैंडम एक्सेस कंट्रोल, एक्सेस इथरनेट प्रोटोकॉल, सारे वो मैक्स सब लेयर में आएंगे तो उसमें कंसिडर किए हैं। तो ये टॉपिक है अपना और सारे को कंसिडर देख लिए कि सारे टॉपिक हमने कंसिडर किए। तो चलिए अब इस चीज़ को एक्सप्लेन करते हैं। दो यूनिट का एक्सप्लेनेशन हम लोगों ने देख लिया है, ऑलरेडी देख चुके हैं ना। यूनिट 1 एंड यूनिट 2 का एक्सप्लेनेशन हम लोग कर चुके हैं। अब यूनिट 3 का बचा और कल हम लोगों का एग्ज़ाम है। ठीक, तो सोच रहे हैं कि अगर अभी सुबह में इसका अपलोड कर देंगे ना वीडियो, तो शाम तक आपका वो क्या बोलते हैं MCQ का कुछ बना लेंगे, तो उससे भी एक आइडिया लग जाएगा कि MCQ से करना क्या है बेसिकली। ठीक, तो चलिए देखते हैं कि डेटा लिंक लेयर बेसिकली होता क्या है। ठीक, एक मिनट इसको ऊपर, हाँ हाँ। तो डेटा लिंक लेयर की क्या होता है वो देखते हैं। तो डेटा लिंक लेयर तो डेटा लिंक लेयर इज अ सेकेंड लेयर ऑफ OSI मॉडल। देख लीजिए यहाँ पर, एक मिनट और उसको थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं। 9, ये 10, ये सॉरी, हाँ ये 7, ये 6, ये 5, ये 4, ये 3, ये 2, ये 1, ये ऐसे इस तरह से काम करता है, समझे ना। तो अगर आपको बोलेगा ना कि फर्स्ट लेयर क्या होता है तो आप फिजिकल लेयर बताइएगा, सेकेंड लेयर बोलेगा तो आप डेटा लिंक लेयर बोलेंगे, और सेवेंथ बोलेगा तो एप्लीकेशन लेयर। ये टॉप का होता है वो अलग बात है। अगर कहेगा कि टॉप लेयर कौन सा होता है तो ये एप्लीकेशन लेयर, बॉटम लेयर कौन होता है तो फिजिकल लेयर। तो इस नीचे ऐसे पूछेगा ना लैंग्वेज वाइज तो इस तरह से कंसिडर करेंगे। लेकिन अगर रैंकिंग वाइज पूछेगा 1 2 3 तो नीचे से रैंक करते जाते हैं। नीचे वाला 1 होता है, नीचे वाला फिर 2, फिर 3, इस तरह से। ठीक, तो इसको इस तरह से करते हैं। इसका देखिए डेटा लिंक लेयर का मेजर रोल क्या होता है, तो ये एरर फ्री ट्रांसमिशन करता है। मतलब कि ये जो डेटा ना ट्रांसफर होता है ना, तो वन डिवाइस टू अनदर डिवाइस डेटा ट्रांसफर होता है, तो उस चीज़ को डेटा मेरा जा रहा है। देखिए एक रॉ डेटा होता है, एक इफेक्टिव डेटा होता है, जो कि मैंने फिजिकल लेयर में एक्सप्लेन किया था कि रॉ डेटा क्या होता है, फिजिकल इफेक्टिव डेटा क्या होता है। तो जो ये यहाँ पर देखिए, जो रॉ डेटा क्या होता है कि जो आपका ओरिजिनल डेटा है ना वो होता है रॉ डेटा, और इफेक्टिव डेटा क्या होता है जो आपका डेटा कुछ इफेक्ट या डेटा करप्ट होने के बाद जो पहुँचा है ना वो इफेक्ट डेटा पहुँचा। तो वही यहाँ पर चेंज होता था। फिजिकल लेयर में क्या होता था ना कि आपने इसको क्या क्या डेटा सेंड करने को बोला है उससे इसको क्या कोई मतलब नहीं है। आपने इसको दिए, ये यहाँ पर पहुँचाएगा, ये जस्ट लाइक अ डिलीवरी बॉय, उसको कोई मतलब नहीं है कि पार्सल के अंदर क्या है और नहीं है। वो आपका वहां से पार्सल को रिसीव करेगा और आपको ला करके सेंड कर देगा। समझ रहे कि समझ रहे? तो वो फिजिकल लेयर में होता था। बट यहाँ पर वो चीज़ें चेक होगी कि आपका डाटा क्या था, अरेंजमेंट क्या है, सफिशियंट वे में जा रहा है कि नहीं जा रहा है, एरर हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो ये सारी चीज़ें डेटा लिंक लेयर में हैंडल होते हैं। समझे कि नहीं समझे? तो डेटा लिंक लेयर लाइक अ पुलिस इंस्पेक्टर, जो कि आप अगर एक शहर से दूसरे शहर में शिफ्ट कर रहे हो ना, अगर कुछ तो उसको अगर लग रहा है तो वो आपके पैकेट्स को चेक करेगा कि इसमें ड्रग्स और इसमें कुछ इलीगल चीज़ें हैं तो नहीं, तो वो तरह से काम करता है। वो जो सपाट अलग बात है। ठीक, तो अब देखिए क्या बोलते हैं इसको,
कि DLL इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर इनकोडिंग डिकोडिंग एंड ऑर्गेनाइजेशन, ये बोले ना कि ऑर्गेनाइज करता है आउट गोइंग एंड इनकमिंग डाटा, ये सारी चीज़ को हैंडल करता है डेटा लिंक लेयर। तो चलिए अब इसको थोड़ा डिटेल में देखते हैं कि किस तरह से होता है। तो डेटा लिंक लेयर इज अ फर्दर डिवाइडेड इनटू 2 लेयर, इसको 2 लेयर में डिवाइड किया गया है। पहला कौन सा होता है, लॉजिकल लिंक कंट्रोल LLC सब लेयर। तो LLC ये देखिए फुल फॉर्म आप याद रखिएगा, समझे ना, फुल फॉर्म याद नहीं रखिएगा ना, देखिए हो सकता है आए ना आए, लेकिन फुल फॉर्म जब आप याद करके जाइएगा ना तो कुछ ना कुछ क्वेश्चन आ ही सकते हैं, तो आप थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। तो लॉजिकल लिंक लेयर क्या होता है, सॉरी लॉजिकल लिंक कंट्रोल LLC और मैक मीडिया एक्सेस कंट्रोल मैक जिसको हम लोग लास्ट में पढ़ेंगे, ठीक। तो देखिए दिस सब लेयर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मैनेजिंग कम्युनिकेशन बिटवीन नेटवर्क लेयर एंड डेटा लिंक लेयर। ये मैनेज करता है चीज़ों को, ये चेक करता है कि क्या बोलते हैं डेटा जो है ईरर और कंट्रोल फ्लो को बेसिकली मैनेज करता है कि किस रेट से वो फ्लो करेगा, और जो डेटा हमने सेंड कर रहा है, जो डेटा हम लोगों ने सेंड किए हैं वो डेटा सफिशिएंट वे में मतलब कि रॉ डेटा का रॉ डेटा ही जा रहा है कि नहीं, ठीक है ना। अगर मान लेते कि यहाँ से यहाँ सेंड किए तो ये यहाँ पर रॉ डेटा था, तो यहाँ पर भी रॉ डेटा ही रहना चाहिए, नहीं यहाँ रॉ था और यहाँ आके इफेक्टिव हो जाए, तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। रॉ का रॉ ही रहे, जो डेटा मैंने ओरिजिनल डेटा बेसिकली जो ओरिजिनल डेटा था हमारा वही ओरिजिनल डेटा रिसीवर के पास पहुंचे, ठीक। तो ये लॉजिकल का काम होता है। और फिर मीडिया एक्सेस कंट्रोल के काम होता है क्या, कि ये आपका डेस्टिनेशन को डिफाइन करता है और फिर वो करता है कि कोई बीच में करप्शन तो नहीं हो रहा है, इस चीज़ को चेक करता है, ठीक। क्या बोलते हैं, कह रहा है कि देयर इज नो कॉलिजन कलेक्ट एंड सेंडिंग डेटा टू डिवाइस इंश्योरिंग एंड, ये फ्रेम करता है, एड्रेस करता है, मतलब कि ये एक आपको डेस्टिनेशन प्रोवाइड करता है कि किस डेस्टिनेशन पे आपको डेटा ट्रांसफर करना। जैसे कि अब यहाँ पर मान लेते हैं कि एक डेटा, ठीक, इसके पास कुछ एड्रेस होगा, मैक एड्रेस होगा, IP एड्रेस होगा, कुछ भी होगा, ठीक। तो फिजिकल लेयर में क्या होता था कि सिर्फ यहाँ से यहाँ डेटा चला जाता था। अब देखिए मान लेते हैं कि अब मल्टीपल डिवाइसेस है, यहाँ पर एक और डिवाइस है और यहाँ पर एक और डिवाइस है, ठीक, यहाँ पर एक और डिवाइस है। तो अब कैसे पता कि किसके पास सेंड करना है। फिजिकल लेयर तो क्या करना है, फिजिकल लेयर सिर्फ देखिए फिजिकल लेयर को ना इससे मतलब है, ना इससे मतलब है, ना इससे मतलब है, ना इससे मतलब है, उसको सिर्फ इस वे से मतलब, समझे ना, कि यहाँ से वहाँ तक पहुँचा देगा वो, और उसको कोई मतलब नहीं है कि कहाँ से भेजा जा रहा है, किसके साथ भेजा जा रहा है, उससे उसको कोई लेना देना नहीं। उसको सिर्फ एक डेटा आपको सेंड करना है एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर। अब वो प्लेस कौन से होंगे उसको कुछ पता नहीं, और वो ना डेटा को चेक करेगा कि डेटा है क्या, ठीक। तो वो फिजिकल लेयर था। और लॉजिकल लेयर क्या करता है, एरर चेक करता है। और मैक एड्रेस क्या करता है, वो फ्रेमिंग करता है, एक अरेंजमेंट, डेटा जो आपने सेंड करा उसको एक अरेंज करेगा, डेटा को एक अरेंजमेंट में करेगा कि हाँ डेटा अरेंज है कि नहीं, डेटा किस पॉइंट पे जाना। अब डेटा को हमको यहाँ नहीं यहाँ भेजना है, तो इसको किस तरह से अब हम आसान करते, तो ये मैक एड्रेस का काम होता है कि डेस्टिनेशन डिफाइन करना होता है। तो ठीक, तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी, नहीं आई होगी तो आप प्लीज़ एक बार रिवाइंड करके देख लीजिए, अब चीज़ें समझ में आ रही है, क्योंकि बहुत डिटेल से मैंने ये चीज़ें एक्सप्लेन की है अभी, ठीक। देखिए वही चीज़ है कि नेटवर्क लेयर से ये पैकेट लेता है और डेटा लेयर फिजिकल लेयर के फ्रेम करता है, ताकि स्मॉल पार्ट में डेटा को ट्रांसफर कर सके, ताकि उससे ईरर और अरेंजमेंट दोनों सही सफिशिएंट वे में हो सके, ठीक। तो ये डेटा लिंक लेयर का काम होता है, ठीक। अब ये इतना आपने देख लिया और मीडिया एक्सेस कंट्रोल। हाँ, अब डेटा लिंक लेयर का जो डिजाइन और इशूज़ होते हैं, इशूज़ में क्या होगा कि वही इशूज़ में एड्रेस क्या बोलते हैं, देखिए ये चीज़ें फ्रेमिंग, एड्रेसिंग और फ्लो कंट्रोल और एयर कंट्रोल, ये डिजाइन और इशूज़ दोनों में कंसिडर होते हैं, क्योंकि यही चीज़ तो है कि एड्रेसिंग, अगर मान लीजिए कि एक एड्रेसिंग एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे हमको क्या करना है, एक मिनट रुक जाइए। अब एक पॉइंट से मान लेते हैं एड्रेसिंग 1 पॉइंट टू दूसरे सेकंड पॉइंट हमको करना है, तो ये क्या हो, एक एड्रेस प्रोवाइड हुआ, एक डेस्टिनेशन प्रोवाइड हुआ, तो ये एड्रेसिंग में आ गया। और वही इशूज़ में क्या कब आ जाता है कि अगर एक और रहता तो अब हम यहाँ की जगह नहीं यहाँ कर देते, यहाँ नहीं जाकर के यहाँ कर देते, तो यही इशूज़ क्रिएट हो जाता है ना। तो ये चीज़ें दोनों हैं, फ्लो कंट्रोल जिस रेट से जाना चाहिए उस रेट से नहीं जा रहा है, लेकिन उस रेट से जा रहा है, तो एक डिजाइन हुआ ना कि उसी रेट से जा रहा है, तो एक डिजाइन किए कि मतलब कि 20 बीट्स पर सेकेंड जाएगा, 30 बीट्स पर सेकेंड जाएगा, और उसी को 100 बीट्स कर दो, इशूज़ क्रिएट हो जाता। तो ये दोनों डिजाइन और इशूज़ में दोनों में कंसिडर किए जाते हैं, इसीलिए, ठीक। तो अभी चलते एक एक को देखते हैं कि क्या ये बेसिकली बोलना चाह रहा है। देखिए, तो फ्रेमिंग पहले ही बता चुके हैं कि फ्रेमिंग क्या होता है। तो फ्रेमिंग इधर देखिए क्या गया, पैकेट डेटा फ्रॉम नेटवर्क लेयर से ये डेटा पैकेट डेटा को लेता है, और फिर क्या बोलते हैं उसको यूनिट कॉल, देखिए इनटू यूनिट कॉल्ड फ्रेम, मतलब कि ये डेटा लिंक लेयर जो होता है ना फिजिकल लेयर में कन्वर्ट कर देता है उस चीज़ को, तो
पैकेट्स को फिजिकल लेयर में स्मॉल यूनिट्स में कन्वर्ट करता है, उसको फ्रेम बोलते हैं। एंड ईच फ्रेम इंक्लूड हेड, ये चीज़ आपके लिए नहीं है। पर्पस क्या है ये देख लीजिए कि पर्पस ऑफ फ्रेमिंग इंश्योर रिसीविंग डिवाइस कैन करेक्टली आइडेंटिफाई इंटरप्रेट इनकमिंग डेटा मेकिंग कम्युनिकेशन क्लियर। तो ये चीज़ अरेंजमेंट के लिए, ईयर करेक्शन के लिए ये फ्रेम किया जाता है, ताकि जब सब पार्ट में छोटे छोटे पार्ट में रहेंगे ना तो आप उस चीज़ को ईजिली हैंडल कर पाओगे। ठीक, तो ये काम होता है, फ्रेमिंग इसलिए होते हैं। ठीक, अब देखते हैं ये बेसिकली कहना क्या बोलता है एड्रेसिंग। तो एड्रेसिंग पहले ही हम बता चुके, 3 बार बता चुके इसी में कि एड्रेसिंग क्या होता है। तो एड्रेसिंग डेटा लिंक लेयर में होता है, जिसको एड्रेसिंग बेसिकली, एक देखिए ये क्या आ गया बीच में, एड्रेसिंग होता है, एक मिनट रुकिएगा। हाँ, तो एड्रेसिंग देखिए क्या बोलता है कि डेटा लिंक लेयर इन्वॉल्व असाइनिंग यूनिक आइडेंटिफायर रहता है, जो कि जिसको मैक एड्रेस बोलते हैं। वो ईच डिवाइस के पास होता है, ईच डिवाइस और नेटवर्क के पास जितने भी डिवाइस है ना सारे के पास होता है, ताकि तभी तो आप कोई चीज़ें आप असाइन कर पाओगे कि किसको क्या असाइन करना है। तो पर्पस क्या होता है कि एड्रेसिंग इंश्योर दैट डेटा फ्रेम आर डिलीवर्ड to the correct destination device similar how a letter is sent a specific address। ठीक, तो वही होता है ना बेसिकली, इसका यही मतलब होता है कि डेस्टिनेशन डिवाइस को ये फाइंड करता है, बेसिकली असाइन करने के लिए किया जाता है। ठीक, अब फ्लो कंट्रोल किस रेट से जाएगा, ठीक, किस रेट से ये जाएगा, एक मिनट इसको इरेज कर देते हैं। हाँ, तो फ्लो कंट्रोल क्या होता है कि फ्लो कंट्रोल इज अ टेक्निक यूज्ड बाय द डेटा लिंक, एक मिनट पेंसिल, डेटा लिंक लेयर आर मैनेज टू रेट, वही है किस रेट से सेंडर से डेटा को किस रेट से आप सेंड कर रहे हैं ना, स्पीड क्या है, डेटा ट्रांसफर का स्पीड क्या है, वही फ्लो कंट्रोल होता है। द पर्पस ऑफ फ्लो कंट्रोल प्रिवेंट सेंड, देखिए अब ज़्यादा स्पीड में डाल दिया तो कुछ छूट जाएगा, मतलब कि कहने का मतलब उस तरह से समझ रहे हैं हम लोग, या फिर स्लो दीजिएगा तो टाइम आ जाएगा। तो फ्लो कंट्रोल का भी एक मैनेज क्या बोलते हैं, एक बेसिक पर्पस और वो डिजाइनिंग होती है कि आप उसको एक लिमिट से ज़्यादा स्पीड नहीं दे सकते, उसकी भी एक लिमिट होती है, उससे ज़्यादा आप नहीं दे सकते। ठीक है, उससे कम नहीं दे सकते, कम दीजिएगा तो टाइम ले पा जाएगा, मतलब ज़्यादा टाइम कंज्यूम करने लग जाएगा। और अगर ज़्यादा स्पीड कर दीजिएगा तो कुछ कोलिजन हो जाएगा, एरर आ जाएगा, कुछ डेटा ही छूट जाएगा, तो इस तरह से हो जाता है। तो फ्लो कंट्रोल भी जिस बेसिकली फ्लो कंट्रोल आप ये समझिए कि ये डेटा ट्रांसफर का स्पीड है, सीधी सी बात, और इसका कुछ काम नहीं। अब ईरर कंट्रोल क्या होता है कि जो हमारा डेटा करप्ट होता है ना, सॉरी एक मिनट, जो हमारा डेटा करप्ट हो जाता है उस चीज़ को ईरर कंट्रोल के थ्रू, ईरर करप्ट करने का मतलब इफेक्टिव डेटा, बेसिकली इफेक्टिव डेटा। ईरर कंट्रोल इज अ फंक्शन ऑफ अ डेटा लिंक लेयर दैट डिटेक्ट एंड करेक्ट ईरर और मे अकर ड्यूरिंग डेटा ट्रांसमिशन। डेटा ट्रांसमिशन के टाइम ही तो ईरर आएगा ना। पर्पस क्या, पर्पस ऑफ ईरर कंट्रोल इंश्योर दैट द डेटा रिसीव इन एक्यूरेट डेटा रिसीव हो, जो है हमारा आर था पहले, रॉ फॉर आर एंड आर फॉर रॉ एंड ई फॉर इफेक्टिव। तो जो हमारा आर था ना, रॉ डेटा था, वही मेरे को रिसीव भी हो रहा है और सेंड भी हो रहा है, दोनों सेम हो रहा है, इफेक्टिव डेटा नहीं आ रहा है यहाँ पर। तो वो ईरर कंट्रोल के थ्रू हम लोग कंसिडर करते हैं। ठीक, तो आप लोग ईरर कंट्रोल पता चल गया क्या होगा, डिजाइन इशू हम लोगों ने, एक मिनट देखिए, तो हम लोग पहला डेटा लिंक लेयर और इशूज हमने देख लिए। अब एलिमेंट्री डेटा लिंक प्रोटोकॉल हम लोग देख रहे हैं। तो एलिमेंट्री डेटा लिंक प्रोटोकॉल क्या होता है ये देखते हैं। ठीक, देखिए, तो एलिमेंट्री डेटा लिंक प्रोटोकॉल, तो फ्लो एंड कंट्रोल, इसको दो पार्ट में किया गया, पहला फ्लो कंट्रोल एंड दूसरा एरर कंट्रोल। यही प्रोटोकॉल देखिए, डेटा लिंक लेयर में क्या कि डेटा को आप किस डेटा को कहाँ पर ट्रांसफर कर रहे हैं, पहला जो हो गया फ्लो करना है डेटा को, और दूसरा वो सफिशियंट वे में जा रहा है कि नहीं, सफिशियंट वे में वो सेंड हो रहा है कि नहीं, रिसीव हो रहा है कि नहीं, वो एरर का काम करता है। तो प्रोटोकॉल क्या होता है, प्रोटोकॉल इज अ रूल ही तो होता है ना डेटा लिंक लेयर में। तो इसी पर हम लोग काम करते हैं। अब कौन कौन से कैसे होते हैं उस पर देखते हैं। ये पर्पस बता दिया गया कि इंश्योर सेंडर एंड रिसीवर ऑपरेट एट कंपेटिबल स्पीड टू प्रिवेंट डेटा लॉस। मतलब कि बेसिकली है जो हमने बताया पहले ही कि डेटा को ट्रांसफर करना और उसको ईयर को चेक करना है। ठीक, यही चीज़ें है। तो अब देखिए पहला क्या होता है, पहला स्टॉप एंड वेट, SW। ठीक, तो पहला स्टॉप एंड वेट क्या होता है, थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं इसको। हाँ, अब यहाँ से एक मिनट इरेजर लेकर के, तो पहला देखते हैं
कि स्टॉप एंड वेट, स्टॉप एंड वेट। तो सेंडर ट्रांसमिट अ फ्रेम, फ्रेम आपको समझ में आ गया क्या होता है, फ्रेम एंड वेट फॉर एक्नॉलेजमेंट, इसको एसीके भी बोलते हैं, बाद में एसीके बोलेंगे तो आप समझ जाइएगा। फिर एक्नॉलेजमेंट बिफोर सेंडिंग द नेक्स्ट फ्रेम। ठीक, ये देखिए इस कहने का मतलब ये है ना कि देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है कि फ्रेम एंड वेट, ट्रांसमिट फ्रेम एंड वेट, ठीक, फॉर एक्नॉलेजमेंट। एक्नॉलेजमेंट का मतलब होता है कि हमने एक, देखिए एक्नॉलेजमेंट का मतलब बेसिक अगर लैंग्वेज में समझे ना तो डेटा ट्रांसफर सक्सेसफुली, समझ रहे हैं, डेटा ट्रांसफर सक्सेसफुली, ये चीज़ आप सेंडर को बता रहे हैं, इसी को एक्नॉलेजमेंट बोलते हैं। तो जब तक एक्नॉलेजमेंट नहीं आ जाता है सेंडर के पास वापस से, तब तक वो नेक्स्ट फ्रेम को नहीं सेंड करेगा, समझ रहे कि मतलब नेक्स्ट डेटा को सेंड नहीं करेगा। तो स्टॉप यही हुआ और वेट वही हुआ कि रुका हुआ रहता है, इंतजार किए हुए रहते। जैसे आपको डायग्राम दिखाते हैं, सिंपल बट बेस्ट रिसोर्स। देखिए आपको एक डायग्राम नीचे लिख कर आए हैं जो दिखा रहे हैं, देखिए 1 मिनट, देखिए तो ये सेंडर है, ये डेटा को सेंड करा, ठीक, फ्रेम 1 आया। अब देखिए इसको एक्नॉलेजमेंट यहाँ पर मिल गया, एक्नॉलेजमेंट मिल गया, तो इसका मतलब कि डेटा सक्सेसफुली हो गया। ये फिर से डेटा ट्रांसफर कर दिया, डाटा ट्रांसफर किया, ठीक, वेट करेगा 1 मिनट, 1 मिनट, इसको थोड़ा सा ऊपर जाने दीजिए, हाँ वेट, ठीक। अब ये जो ना अभी आपको ना बहुत अच्छे से ये समझ में आएगा, आप सिर्फ ना इस चीज़ को थोड़ा सा वेट कीजिए, दिखा रहे हैं, 1 मिनट रुकिए अभी। तो स्टॉप एंड वेट था, तो ये देखिए डेटा सेंड करेगा, ठीक, अब वो वेट करेगा एक्नॉलेजमेंट के लिए कि डेटा ट्रांसफर हुआ कि नहीं हुआ। तो जब यहाँ पे रिसीवर के पास तो ये डेटा आ गया, अब ये एक्नॉलेजमेंट यहाँ भेजेगा कि हाँ मेरे को डेटा आ गया। तो ये एक एसी के 0 एंड फ्रेम 0, 0 फ्रेम के लिए 0 एक्नॉलेजमेंट, मतलब 0 कन्वेंशन है नेम का, 0 कुछ ऐसा नहीं है, ठीक। तो अब फिर देखिए फ्रेम 1 आया, फिर एक्नॉलेजमेंट 1 आया, तो ये टाइम, ये जो वेटिंग टाइम है ये है, ठीक। तो ये स्टॉप एंड वेट यही होता है कि डेटा सेंड करेगा, फिर वेट करेगा एक्नॉलेजमेंट के लिए। तो आपको पहला तो समझ में आ गया। अब देखिए यही यही स्टॉप एंड वेट है। अब इसी का थोड़ा सा अपडेटेड पार्ट या फिर इसी का सब पार्ट कर सकते हैं आप, कि देखेंगे हम लोग, ठीक। तो देखिए पहले एरर कंट्रोल के बारे में थोड़ा सा देखिए। एरर कंट्रोल हम बताएं चूँकि पर्पस और क्या होता है, बट एक बार फिर से यहाँ पर दिया गया है, तो थोड़ा सा छोटा छोटा कुछ इसमें टॉपिक्स है वो भी देख लेते हैं। कि देखिए एरर कंट्रोल पर्पस तो आपको पता है कि डिटेक्ट एंड करेक्ट एरर ड्यूरिंग डाटा ट्रांसमिशन टू इंश्योर इंटीग्रिटी। ये देखिए वर्ड सिर्फ थोड़ा सा अच्छा वाला दे दिया गया है, समझे कि नहीं समझे, तो ऐसा कोई इशू नहीं है। रिक्वायरमेंट देखिए क्या होता है, एरर डिटेक्शन, मतलब बोथ सेंडर एंड रिसीवर मस्ट आइडेंटिफाई इफ एन एरर क्या बोलते हैं अकर, मतलब कहने का मतलब कि रिसीवर तो बताएगा ही कि मेरे पास जो डेटा आपने भेजा है वो नहीं आया है, ठीक। अब वो एरर अब वापस से जाएगा किसके पास, सेंडर के पास। ये डेटा वापस सेंडर के पास ना जाएगा, चेक करेगा, सेंडर भी तो चेक करेगा कि हाँ मैंने क्या भेजा था और क्या गया है। तो ये बोथ साइड होता है चेकिंग, ठीक। अब पॉजिटिव एक ही क्या होता है, मतलब कि एक्नॉलेजमेंट। पॉजिटिव एक्नॉलेजमेंट क्या होता है, तो रिसीवर एक्नॉलेज रिसीव्ड ऑफ अ करेक्ट फ्रेम, मतलब कि जो हमने सेंड करा था वही चीज़ वहाँ पर सेंड हो गया, मतलब कि जो हमने यहाँ से आर सेंड करा था तो यहाँ वापस आर ही आ गया है, मतलब कि डाटा ट्रांसफर सक्सेसफुल हो गया विदाउट एरर के, तो उसको पॉजिटिव एक्नॉलेजमेंट बोलते हैं। नेगेटिव एक्नॉलेजमेंट क्या बोलते हैं कि यहाँ पर देखिए रिसीवर रिक्वेस्ट रीट्रांसमिशन ऑफ अ डैमेज और डुप्लीकेट फ्रेम, मतलब कि जो हमने रॉ डेटा जो ट्रांसफर किया था वो यहाँ पर इफेक्टिव डेटा आया है, मतलब कुछ डाटा करप्ट हो गया है, इरेज हो गया है, डैमेज हो गया है, तो वो वापस से भेजता है, ये ना वापस से सेंडर को भेजता है, सेंडर को वापस भेज देता है सेंडर। ये जो रिसीवर है ना यहाँ से वापस सेंडर को भेजता है कि नहीं मेरे को फिर से भेजो, अभी नहीं आया। तो ये जो एक्नॉलेजमेंट होती है ना कि एक्नॉलेज तो उसको करेगा ही ना कि हाँ मेरे पास डाटा गलत आया या नहीं आया, तो निगेटिव एक्नॉलेजमेंट उसको बोलते हैं। तो निगेटिव एक्नॉलेजमेंट क्या होता है वो कि वो क्या बोलते हैं कि करप्टेड डाटा रिसीव्ड। जब करप्टेड डाटा रिसीव्ड होता है ना तब जो एक्नॉलेजमेंट वापस से जाता है सेंडर के पास उसको हम लोग निगेटिव एक्नॉलेजमेंट बोलते हैं, ठीक। तो इसको एक बार इरेज कर देते हैं। तो ये आपको दोनों चीज़ें समझ में आ गई होगी अच्छे से, ठीक। आप इसको एक बार रिवाइज करके देख लीजिएगा, अगर नहीं समझ में आया होगा तब प्लीज़, ठीक। लेकिन समझ के जाइएगा क्योंकि बहुत मेहनत लगता है समझाने में और इससे बनाने में, और यहाँ से समझ के नहीं जाइएगा तो फिर क्या ही फायदा। रीट्रांसमिशन क्या होता है कि सेंडर यूज अ टाइम आउट मशीन मैकेनिज्म से, देखिए 1 मिनट, सेंडर यूज अ टाइम आउट मैकेनिज्म टू रीसेंड फ्रेम इफ नो ACK इज रिसीव्ड। रीट्रांसमिशन कहने का मतलब ये होता है कि जब सेंडर जो हुआ ना
ये चीज़ आपको नीचे रिट्रांसमिशन आपको नीचे हम समझाते हैं एक डायग्राम से, ठीक। आप इसको इसे वेट कीजिए। वैसे ये है कुछ नहीं कि अगर सेंडर के पास एक्नॉलेजमेंट नहीं ना आया कि जैसे कि डाटा ट्रांसफर नहीं, अब एक्नॉलेजमेंट नहीं आया इसका मतलब क्या हुआ कि डेटा ट्रांसफर नहीं हुआ, मतलब कि सक्सेसफुली नहीं हुआ या फिर ईरर आ गया, ये चीज़ें हुई तो वो फिर से डेटा फिर से क्या बोलते हैं सेंडर जो होता है ना फिर से डेटा को ट्रांसफर करेगा, तो उसी को रिट्रांसमिशन कहते हैं। और सीधी सी बात है, नॉर्मल सी बात है, ठीक। अब ARQ क्या होता है ये देखते हैं। तीसरा है ARQ क्या होता है तो ARQ ऑटोमेटिक रिपीट रिक्वेस्ट, फुल फॉर्म याद रखिएगा। तो ARQ ऑटोमेटिक रिपीट रिक्वेस्ट। अब इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे तो ये 3 तरह का होता है। स्टॉप एंड वेट ARQ मतलब कि सेंडर वेट फॉर एक्नॉलेजमेंट बिफोर सेंडिंग द नेक्स्ट फ्रेम। नेक्स्ट फ्रेम सेंड करने से पहले वो एक्नॉलेजमेंट के लिए वेट करता है। जैसे कि यहाँ पर देखिए ये सेंडर है, ये फ्रेम सेंड किया, अब यहाँ से एक्नॉलेजमेंट आ गया तो अब नेक्स्ट फ्रेम फिर से सेंड कर देगा। अब यहाँ पर देखिए एक्नॉलेजमेंट नहीं आया, एक्नॉलेजमेंट नहीं आया तो ये वेट करता है, ये एक टाइम पीरियड के लिए ना वेट करता है। जितना टाइम उसको एक्नॉलेजमेंट आने में लगता है ना उतना टाइम वो वापस से वेट करता है। अब उतना टाइम में नहीं आया तो वही डेटा को वो फिर से सेंड करेगा। देखिए फ्रेम 1 फिर से सेंड किया है ये, ठीक। तो एक्नॉलेजमेंट का जितना टाइम रहता है ना उतना टाइम वो वेट करता है, और उतना टाइम नहीं आने के बाद, उतना टाइम में वो नहीं आने के बाद ये वापस से फ्रेम 1 को देखिए सेंड कर दिया है। किया है कि नहीं किया है, वापस से फिर से देखिए उसके बाद फिर एक्नॉलेजमेंट आया है। इसका ये नहीं एक्नॉलेजमेंट आने का मतलब होता है जानते हैं क्या, इसको आप निगेटिव NAC भी बोल सकते हैं, NACK बोल सकते हैं, निगेटिव एक्नॉलेजमेंट का निगेटिव एक्नॉलेजमेंट भी बोल सकते हैं। क्यों, क्योंकि वो उसके पास समझ गया कि वो डेटा करप्ट हो गया है, वो समझे अनसक्सेसफुल हो गया है तो एक्नॉलेजमेंट नहीं आने वाला। अनसक्सेसफुल के एक्नॉलेजमेंट नहीं आता, एक्नॉलेजमेंट तभी आएगा जब सक्सेसफुल हुआ है, ठीक। तो वो चीज़ हो गई, तो ये आपको समझ में आ गया होगा बेसिकली, ठीक। तो नहीं आया होगा तो प्लीज़ देख लीजिए वापस रिवाइंड करके, क्योंकि जाना है तो समझ के जाना है, ठीक। अब देखिए अब गो बैक इन ARQ क्या होता है वो देखते हैं। तो ये देखिए नाम याद रखिएगा सिर्फ इसका। तो गो बैक इन ARQ होता है कि अलाउ सेंडर टू सेंड मल्टीपल फ्रेम्स बिफोर नीडिंग एन एक्नॉलेजमेंट। देखिए इसके पास कैपेसिटी होती है कि ये मल्टीपल्स फ्रेम को एक साथ सेंड कर सकता है। इसमें क्या था कि ये एक बार में एक ही फ्रेम को सेंड करेगा, और एक्नॉलेजमेंट आएगा, फिर एक्नॉलेजमेंट आने के बाद नया फ्रेम सेंड करेगा। जब एक्नॉलेजमेंट नहीं आएगा तो ये फ्रेम को फिर से सेंड करेगा, ठीक। उसी फ्रेम को वापस से सेंड करेगा एक्नॉलेजमेंट आने तक। अगर यहाँ भी एक्नॉलेजमेंट नहीं आता तो यहाँ से फिर फ्रेम 1 ही आता, फ्रेम 1 ही यहाँ पर सेंड होता। तो अगर एक्नॉलेजमेंट यहाँ भी नहीं आता तो इस तरह से ये काम करता था। बट इसमें क्या है, इसमें इसके पास कैपेसिटी था गो बैक इन ARQ में, इसके पास कैपेसिटी रहती है ये मल्टीपल्स फ्रेम को एक साथ सेंड कर सकता है। कहने का मतलब ये है, एक मिनट वेट कीजिएगा थोड़ा सा, कि कहने का मतलब ये है, देखिए ये 0 फ्रेम 1 फ्रेम 2 मतलब कि 3 फ्रेम एट अ सेम टाइम ये ट्रांसफर कर रहा है। उसके बाद जब इसको एक्नॉलेजमेंट आ रही है और फिर यहाँ पर एक्नॉलेजमेंट नहीं आ रहा। देखिए जब 0 1 2 एक साथ इसने ट्रांसफर कर दिया, 0 1 2 को एक साथ ट्रांसफर कर दिया। अब देखिए 0 को ट्रांसफर किया, 1 को ट्रांसफर किया, 2 को ट्रांसफर किया। अब 0 के लिए यहाँ पर एक्नॉलेजमेंट 1 आया ना, ये 3 को वापस से ट्रांसफर कर दिया। जब एक का एक्नॉलेजमेंट वापस से आया ना, एक्नॉलेजमेंट आ गया तो ये क्या किया कि अब ये 4 को यहाँ पर सेंड कर दिया। देख लीजिए 4 को यहाँ पर लिखा गया है कि क्लोज टाइमर फॉर 0 एंड सेंड 3, क्योंकि एक्नॉलेजमेंट 0 का आ गया है। अब मतलब कि डाटा ट्रांसफर सक्सेसफुल हो चुका है, तो अब उसको जब सक्सेसफुल हो ही गया तो अब नया फिर से हम भेजेंगे। तो फिर नया डाटा सेंड 3 किए, फिर अब उसी में जब 1 का आ गया तो 1 को क्लोज करके सेंड 3 कर दिए, ठीक। तो सेंड 4 कर दिए। अब देखिए 2 का नहीं आया, तो उसके लिए एक टाइम वेट किया, यहाँ पर टाइम वेट किया गया है, और उसके बाद फिर फ्रेम 2 सेंड किया गया है, फिर फ्रेम 2 सेंड किया गया। उसके बाद देखिए इसको ना देखिए कहता है क्या, एक बार वेट कीजिएगा कि इफ़ अ फ्रेम इज लॉस्ट और नैक मतलब कि निगेटिव एक्नॉलेजमेंट इज रिसीव्ड ऑल सब्सिक्वेंट फ्रेम आर रीट्रांसमिशन। मतलब कि अगर एक बार एक्नॉलेजमेंट गलत आ गया, मतलब कि अनसक्सेसफुल हो गया डेटा, तो उसके बाद का जितना भी था ना वो सारे को फिर से मतलब सेंड किया जाएगा। जैसे कहने का मतलब ये देखिए 0 1 इन दोनों का तो सक्सेसफुली हो चुका है, एक्नॉलेजमेंट देखिए 0 1 हो चुका है। लेकिन अब देखिए जब 0 और 1 हुआ था ना तो फिर 3 और 4 आ गया था, तो हमारे पास क्या है 2 3 4 है, 2
थ्री फोर है, समझे नहीं समझे, 2 3 4 है। तो अब जब 2 का एक्नॉलेजमेंट नहीं आया, 2 का गलत हो गया, तो अब कह रहा कि फिर से मतलब कि उसके आगे जितना भी फ्रेम है ना उन सारे सभी को फिर से सेंड किया जाएगा। तो यहाँ पर 2 3 4 सभी को वापस से सेंड किया गया है अंटिल नेक्स्ट एक्नॉलेजमेंट करेक्ट एक्नॉलेजमेंट तक। तो देखिए 2 का आया, 3 का आया, 4 का आया। ठीक, अगर यहाँ पर मान लेते कि 3 का अगर नहीं आता तो यहाँ पर 2 का तो आ चुका था, तब फिर यहाँ पर एक्नॉलेजमेंट 3 और 4 को वापस से सेंड किया जाता है, समझे नहीं समझे। तो इस तरह से ये काम करता है। अभी नेक्स्ट वाला देखिएगा तो आपको फिर से अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक, एक बार देखिए नेक्स्ट वाला क्या होता है। अब कह रहा है सिलेक्टिव रिपीट ARQ। सिलेक्टिव रिपीट ARQ क्या होता है, तो देखिए रिसीव बफर फ्रेम एंड ओनली सेंड नैक फॉर मिसिंग और डैमेज फ्रेम। मतलब कि ओनली सेंड का जो गलत है ना, जो करप्टेड डेटा आ रहा है, जिसका एक्नॉलेजमेंट नहीं आ रहा है ना, सिर्फ उसी को सेंड करेगा वापस। देखिए सेंडर रीट्रांसमिट ओनली द स्पेसिफिक फ्रेम विच नैक आर रिसीव्ड। जिसका रिसीव्ड हो रहा है मतलब एक्नॉलेजमेंट, जिसका एक्नॉलेजमेंट नहीं आ रहा सिर्फ उसी को सेंड करेगा। जैसे कि अभी आपको हम दिखा रहे हैं, एक मिनट। ठीक, अब देखिए यहाँ सेंडर है, रिसीवर है, डेटा देखिए 0 1 2 फ्रेम सेंड किया। तो ठीक, अब यहाँ पर देखिए 0 का आ गया, 2 1 का आ गया। जब 0 का आया तो ये सेंड 3 किया, जब 1 का आया तो सेंड 4 किया। तो अभी हमारे पास क्या है, बेसिकली 2 3 4 ये हमारे पास अभी डेटा है। अब 2 का एक्नॉलेजमेंट नहीं आया, नहीं ना आया, क्योंकि देखिए यहाँ पर दिखा रहा है ना, तो 2 को फिर से सेंड करेगा। 2 को फिर से सेंड किया, सिर्फ 2 को ही सेंड करेगा, 4 3 4 को नहीं सेंड करेगा। फिर देखिए यहाँ पर 3 का आ चुका है, यहाँ पर देखिए एक्नॉलेजमेंट। एक मिनट, देखिए यहाँ पर 2 का नहीं आया था, तो यहाँ पर 3 का वापस से चल रहा है, उसी तरह से चल रहा है। और यहाँ पर 2 को क्या किया, 2 को दिया गया फिर से, सिर्फ 2 को फिर से सेंड किया जाएगा और किसी का नहीं। और उसके बाद फिर देखिए 2 का एक्नॉलेजमेंट आया, फिर 5 का एक्नॉलेजमेंट आया, यहाँ 4 का 6 का आया, 3 4 तो उसी तरह से चल ही रहा था। मतलब कि यहाँ पर कुछ नहीं, जैसे कि चल रहा था ना, डेटा ट्रांसफर चलता रहेगा। जो गलत हो गया ना उसको उसके बाद वापस से सेंड किया कर दिया जाएगा, क्योंकि 3 और 4 पहले ही सेंड कर चुके हैं। तो अब उसके बाद ही ना ये आएगा 2। तो 2 का जो एक्नॉलेजमेंट आएगा ना वो 3 और 4 के एक्नॉलेजमेंट के बाद ही आएगा। ठीक, तो इस तरह से ये चीज़ें होती है। ठीक, इस तरह से ये चीज़ें होती है। ठीक, तो अब ये आप देख चुके हैं, किधर गया, हाँ, तो ये आपको समझ में आ चुका होगा। तो अब ये चीज़ें आप एक बार देख लीजिए, अगर समझ में नहीं आया होगा तो। और क्या ही बोल सकते, किधर गया ये क्या, हाँ एरो। ठीक, अब देखिए अब हम लोग इधर पर चलते हैं। इधर थोड़ा सा लेंदी है और डिफिकल्ट तो नहीं कर सकते, बट हाँ चलिए देखते हैं क्या ही है इधर। ठीक, तो देखिए इधर, देखिए अब फिर से इधर आ गया। अब इधर किस लिए किया जाता है, इधर क्या होता है कि एन इधर इज अ डाटा ट्रांसमिशन इज व्हेन द सेंट इन्फॉर्मेशन बिकम इनकरेक्ट और अनकरप्ट। तो ये करप्टेड, मतलब ये चीज़ें मैं पहले 3 4 बार बता चुका हूँ। ठीक, तो आप इस चीज़ को अगर नहीं समझ में आ रहा होगा तो ऊपर देख लीजिएगा एक बार क्या होता है इधर। ठीक, ईरर कहने का मतलब बेसिकली होता है क्या, कि डेटा करप्ट। अब किस तरह से होता है, देखिए इधर सिंगल बिट ईरर, मल्टीपल बिट ईरर और ब्रस्ट ईरर, ये 3 तरह का ईरर होता है। पहला सिंगल बिट ईरर हो जाएगा, दूसरा मल्टीपल बिट्स ईरर हो जाएगा, तीसरा वर्स्ट ईरर हो जाता है। तो सिंगल बिट ईरर क्या बोलता है कि जब देखिए कि डेटा जब व्हाट इज इट कि ओनली 1 बिट ऑफ द डेटा आर रॉन्ग, सिर्फ एक ही बिट डेटा रॉन्ग होगा। जैसे कि देख लीजिए यहाँ पर 1 0 1 0 1 0, यहाँ पर 1 0 1, यहाँ पर देखिए बीच वाला करप्ट हुआ है, ये वाला, ये सॉरी ये वाला डेटा, सिर्फ एक डेटा करप्ट हुआ है। यहाँ पर देखिए ये वाला डेटा करप्ट हुआ है बेसिकली, कौन, थर्ड वाला, ये 0 से 1 हो गया। सिर्फ एक ही बिट करप्ट होगा ना, तो सिंगल बिट। मल्टीपल बिट में एक से ज़्यादा, मतलब 2, जैसे कि यहाँ पर ये वाला और ये वाला। और वर्स्ट में इधर गया, वर्स्ट में ग्राउंड ऑफ, देखिए मल्टीपल्स मतलब मोर देन 2। देखिए यहाँ पर 1 0 0, मतलब कि कौन सा, ये वाला, एक मिनट पेंसिल लेने दीजिएगा, हाँ, ये वाला और ये वाला और ये वाला तीनों करप्टेड हो गया, तो इसको बोलते हैं। ठीक, और ग्रुप ऑफ कॉन्सिक्वेंस भी नहीं, ग्रुप ऑफ कॉन्सिक्वेंस भी मतलब लगातार, मतलब कि एक ही साथ वाला। ठीक, एक ही साथ वाला। ठीक, अगर देखिए अगर ये होता और ये होता और ये होता ना, तो इसको मल्टीपल बिट्स ईरर ही बोलते हैं, मल्टीपल बिट्स ईरर बोलते हैं। लेकिन जब एक साथ 3 हो गया ना, तो इसको क्या बोलते हैं, वर्स्ट वाला बोलते हैं, एकदम वर्स्ट है ये। ठीक, तो आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। अब आगे देखते हैं कि हैमिंग कोड क्या होता है। ठीक, हैमिंग कोड में ना आधा बताता हूँ, उसके बाद फिर देखिए, अच्छा ठीक है बताते हैं। ठीक है, हैमिंग कोड के लिए ना एक फॉर्मूला होता है, 2 के पावर r ग्रेटर देन इक्वल टू m
प्लस आर प्लस वन, ये आप याद रखिएगा, ठीक ना। अब यहाँ पर देखिए आर जो होता है ना वो रिडंडेंसी बिट होता है। क्या होता है? आर भी रिडंडेंसी बिट। कहने का मतलब अभी वो चीज़ हम समझाएंगे अभी क्या होता है ये। और देखिए एम जो होता है ना वो वाइट्स होता है, वाइट्स होता है। मान लीजिए कि अगर 1011 है, इसका है तो इसका कितना बाइट्स होगा? तो 4 बाइट्स होगा, ठीक। तो 4 बाइट्स होगा, इसका टोटल कॉम्बिनेशन 16 बनेंगे ना 4 वाले का, हम तो ये 4 बाइट्स का हो जाएगा, ठीक। अब देखिए, अब ये कहने का मतलब तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा? एम का वैल्यू 4 हो जाएगा, एम का वैल्यू 4 हो जाएगा। अब इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करना है जहाँ पर आर का वैल्यू 0, 1 और 2, 0, 1 और 2 और 3, इससे कुछ भी आप रख सकते हैं। जब इसको आप सॉल्व करेंगे ना तो आपको 2 के पावर 3 ग्रेटर देन इक्वल टू एम प्लस 4 प्लस 3 प्लस 1 यानी 8 इक्वल टू ग्रेटर देन 8 आ जाएगा, ये वाला सर्टिफिकेट आएगा। तो यहाँ पर आर का वैल्यू ना 3 आ गया, मतलब क्या रिडंडेंसी बिट 3 है, मतलब 3 बिट आपको ऐड करने। जब 3 बिट आप जब ऐड करोगे तो टोटल बिट्स आपका कितना हो जाएगा? 7, मतलब कि 7। जैसे कि एक मिनट रुकिएगा, आपके पास डेटा क्या था? 1011। अब आपको 1 2 3 4 ये बिट्स आपको ऐड करने हैं। देखिए ये नहीं कि लास्ट में ऐड करने, कहाँ पर ऐड करने अभी पता नहीं। तो जब पोजीशनिंग होती है ना वो इस पर होती है, 2 के पावर पर पोजीशनिंग होती है, ठीक। तो अब 2 के पावर पर पोजीशनिंग होती है। तो अब देखिए टोटल कितने स्टोरेज है? टोटल प्लेस कितने? 7। तो अब इस तरह से हम स्टोर करते हैं, क्या बोलते हैं, पोजीशनिंग करते हैं। तो 2 के पावर 0 करेंगे, फिर 2 के पावर 1 करेंगे, फिर 2 के पावर 2 करेंगे, फिर 2 के पावर 3 करेंगे, ठीक। अब देखिए इसका वैल्यू कितना है? 1, इसका वैल्यू 2, इसका वैल्यू 4, इसका वैल्यू 8। तो ये तो है ही नहीं ना, 7 तक ही है ना। तो यहाँ पर 1 पर एक आएगा, एक 2 पर आएगा, एक 4 पर आएगा। तो कहने का मतलब ये कह रहे हैं कि एक मिनट पेंसिल कहा गया, हाँ, कहने का मतलब ये कि इसको अगर डी मानते हैं, D1 D2 D3 एंड D4 डेटा, मतलब डी मतलब डेटा, और इसको पैरिटी मान लेते हैं, पोजिशनिंग मान लेते हैं। तो 1 पर, ये 1 पर होगा तो P1 पर एक आएगा, और फिर हमारा आ जाएगा कितना? P2 पर एक आएगा, और फिर आएगा क्या? फिर अब हमारा D1 आ जाएगा, D1 आ जाएगा, फिर आएगा कितना, फिर 4 पर है ना, तो P1 P2 P3 यहाँ 3, अब फिर यहाँ पर P3 आ जाएगा, अब फिर यहाँ D2 एंड यहाँ D3 एंड यहाँ D4, इस तरह से आ जाएगा। अब इसको हम ना, इसका पोजीशनिंग फिक्स रहता है कि P1 के साथ D1 D2 एंड D3 D4 इस तरह से आएगा, ठीक। तो इस तरह से इस चीज़ को चेक किया जाता है। अब देखिए इसका वैल्यू क्या होगा पता नहीं, लेकिन D1 का वैल्यू कितना है? 1, D2 का वैल्यू कितना है? 0 एंड D4 का वैल्यू कितना है? 1। तो देखिए ये क्या, इसको ना अब पैरिटी बिट की तरफ सोल्व करते हैं। तो हमारे पास क्या आ चुका है? P1 और 1 0 1। तो अब इसका देखिए क्या है? 0 1, इसका मतलब क्या है? इवन है, ये इवन है ना। तो इवन मतलब कि 2 नंबर काउंट करना है, 1 को काउंट करना है, कितने 1 है? तो 2 1 है, मतलब इवन। तो P का वैल्यू यहाँ पर 0 कर देंगे, इवन ही रखना रहता है, ऑड नहीं करना रहता है, ठीक। तो 0 अगर ऑड रहता ना तो इसमें 1 ऐड कर दो तो इवन बन जाता, ठीक। तो इस तरह से ये, तब हमारे पास क्या बन गया? 0 1 0 1। तो ये पैरिटी बिट हो गया। तो इस तरह से इसको चेक करते हैं हम लोग, ठीक। तो ईयर करेक्शन इस तरह से, फिर इसको सेट किया जाता है। तो ये इस तरह से इतना डिटेल में नहीं जाना रहता है, बट ये आप ये फॉर्मूला ये देख लीजिएगा कि किस तरह से ये चीज़ें हो रही है। तो आपको एक क्लियरेंस दे दिए कि आर का वैल्यू क्या होता है, एम का वैल्यू क्या होता है, पोजिशनिंग किस तरह से होती है, ये आप देख लीजिए। पोजिशनिंग से क्वेश्चन आ सकता है कि पोजिशन कैसे कर सकते हैं, वैल्यू निकालने के लिए नहीं आएगा, पोजिशनिंग आ जाएगी, पोजिशन कैसे करते हैं, और उसके बाद फिर ये फॉर्मूला आ सकता है, ठीक। तो ये चीज़ आप हैमिंग कोड वाला देख ली, क्या होता है हैमिंग कोड बेसिकली। अब देखिए क्या होता है? साइक्लिक रिडंडेंसी चेक देखते हैं, साइक्लिक रिडंडेंसी चेक देखते हैं, CRC जिसको बोलते हैं। एक मिनट इसको ऊपर कर दीजिए। तो ये देखिए इट यूज पॉलिनोमियल, ये पॉलिनोमियल डिवीजन, ये पॉलिनोमियल के लिए यूज होता है, ठीक। तो इसमें देखिए क्या होता है जो आपको देखते हैं, पहले एक बार इसको पढ़ लेते उसके बाद अपन एक्सप्लेन करते रहेंगे। कह रहा है कि पॉलिनोमियल डिपेंडेंट डेटा इज ट्रीटेड एज अ पॉलिनोमियल एंड अ प्री डिटरमाइंड पॉलिनोमियल, जैसे द जनरेटर पॉलिनोमियल। देखिए ये सब ना बकवास की बात है, इतनी सारी झूठ मूठ के लिख के देते हैं हम। डिवीजन क्या होता है? द डेटा इज डिवाइडेड। देखिए बेसिकली आपको दिया हुआ क्या कहने का मतलब ये क्या रहता है कि एक मिनट किधर गया एरो, हाँ किधर गया, हाँ एक मिनट देख लीजिए कितना है, किसमें समझाएं आपको? हाँ अच्छा इसी में बताते हैं, इसमें अच्छा रहेगा, ठीक। अब देखिए कि ओरिजिनल मैसेज ये है, आपके पास ओरिजिनल डेटा ये है। देखिए जब ना डिवाइड करते हैं ना तो एक्सॉर्ट से डिवीजन होता है, ठीक। तो अब जनरेटर पॉलिनोमियल ये है, तो एक्स क्यू है, ठीक, एक्स क्यू है। तो इसको जब एक्स क्यू कहने का मतलब एक्स क्यू प्लस 1 कहने का मतलब कि क्यू का वैल्यू तो 1 हो जाएगा,
ठीक, एक्स का पावर अब स्क्वायर और वन, स्क्वायर और वन का वैल्यू तो जीरो हो जाएगा। जैसे कहने का मतलब कि अब एक्स क्यू है तो यहाँ पर प्लस जीरो इंटू एक्स है स्क्वायर है ना, फिर प्लस जीरो इंटू एक्स है ना, फिर प्लस जाके वन है। तो इस तरह से है। तो इसको जब हम लोग डेटा में करते हैं तो इसका वैल्यू वन और इसका वैल्यू फिर वापस से जीरो, इसका वैल्यू वापस से जीरो और इसका वैल्यू वन, इस तरह से। और 4 बिट का ये देखिए जनरेट हो गया। ठीक, तो ये जनरेट हो गया। ठीक, तो इससे हम लोग ना डिवाइड करते हैं ओरिजिनल डेटा में, जो हमारा डेटा सेंड करना है ना। तो ये क्या बोलते हैं, एरर चेक हो रहा है। कैसे चेक हो रहा है वो दिखाते हैं अभी। तो ये ओरिजिनल डेटा में हम लोग इससे डिवाइड करते हैं। ठीक, अब डिवाइड किए तो ऊपर से ना 3 बिट एक्स्ट्रा ऐड करते हैं हम लोग। 0 0 जो है ना 3 बिट एक्स्ट्रा ऐड करते हैं, इससे एक कम। ये 4 बिट का है तो 3 बिट का एक एक्स्ट्रा कम ऐड करते हैं। यहाँ पर दिया हो गया है जनरेटर इफ n बिट्स देन अपेंड n-1 0 इन एंड ऑफ ओरिजिनल मैसेज। तो ओरिजिनल मैसेज के एंड में n-1 बिट को ऐड करते हैं। तो ये चीज़ समझ में आ रही है कि एक 4 बिट का जनरेटर पॉलिनोमियल रहेगा, उससे आपको ये चीज़ें निकालनी रहेगी और उससे उसको डिवाइड करना रहेगा ओरिजिनल में। और उसमें जिसमें डिवाइड करेंगे उसमें ना इससे एक कम बिट का मतलब कि 0 0 ऐड करना है। अगर 4 बिट का है तो 3 बिट ही ऐड करना है। ठीक, तो इस तरह से अब डिवाइड करेंगे तो एक्सऑर वाला डिवीजन करेंगे तो 0 1 कितना हो जाएगा 1 और 1 1 0 कितना हो जाएगा 1। बाकी सेम वाला 0 हो जाता है। एक्सऑर में क्या होता है कि सेम वाला 0 हो जाता है और डिफरेंट वाला 1 हो जाता है। तो ऊपर से फिर 2। तो इस तरह से आप जब इस चीज़ को सॉल्व करोगे, जो कि आपको सॉल्व करना आता होगा, एक्सऑर तो करना आता होगा ना। ठीक, तो ये देखिए लास्ट में बचा ये कितना 0 0 1, इसको कंसिडर करेंगे। 0 0 1 3 बिट को कंसिडर करेंगे। ठीक, अब इसमें वापस से उस चीज़ को ऐड कर देंगे, रिमाइंडर में ऐड कर देंगे। अब इसमें ऐड कर दिया, उसको जब ऐड किया तो अब वापस से ये वाला बन गया ना मेरा। अब जो देखिए ऐड मैसेज टू बी ट्रांसमिटेड, मतलब कि जो रिमाइंडर बचा ना उसको वापस इसमें ऐड कर देते हैं। तो ऐड करने के बाद ये चीज़ वापस से मेरा ओरिजिनल डेटा आया तो इसमें वापस से डिवाइड करेंगे। तो डिवाइड करने पर जब 0 0 आ जाएगा ना, 0 0 मीन्स डेटा इज एक्सेप्टेड, मतलब रिसीव्ड, मतलब कि इधर नहीं आया है। तो इस तरह से इस चीज़ को चेक किया जाता है। आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होगी, नहीं आई होगी तो वही चीज़ कहें वापस से एक बार रिपीट कर लीजिएगा। ठीक, तो बहुत अच्छे से समझा दिए इस चीज़ को। तो ये साइक्लिक रिडंडेंसी चेक होता है, पॉलिनोमियल के लिए ये चीज़ें यूज होती है। ठीक, देखिए वाई यूज CRC द एरर डिटेक्शन वेरी गुड एट फाइंडिंग एरर स्पेसिफिकली व्हेन मल्टीपल बिट्स आर अफेक्टेड। इसमें मल्टीपल बिट्स जब अफेक्टेड रहते हैं तो ये बहुत ही अच्छे रहते हैं, मतलब कि सफिशियंट रहता है। ठीक, फास्ट एंड एफिशिएंट, सफिशियंट फास्ट एंड इफिशियंट, कैन बी क्विकली कैलकुलेटेड बाई कंप्यूटर एंड हार्डवेयर। ये बहुत फास्ट काम करता है। ठीक, वेयर इज CRC यूज इन नेटवर्क लाइक इथरनेट एंड वाईफाई में, इन डेटा स्टोरेज डिवाइस सीडीज एंड हार्ड ड्राइव में, ये सब चीज़ें, क्योंकि इसमें फास्ट चीज़ें करनी होती है। इसके लिए देखिए पैरिटी चेक में क्या होता है। पैरिटी चेक में बेसिकली एक बहुत ही बकवास चीज़ है, बट ठीक है कोई ना है तो पढ़ लेते हैं। बेसिकली कहता क्या है देख लीजिए। कहता क्या कि पैरिटी बिट्स इज एन एडिशनल बिट ऐड, मतलब कि इसमें एक एडिशनल बिट ऐड करना होता है। नो एरर करेक्शन, मतलब कि इसमें आप एरर करेक्शन नहीं कर सकते, सिर्फ चेक कर सकते हैं। पैरिटी कैन ओनली डिटेक्ट एरर बट कैन नॉट करेक्ट देम। द रिसीवर चेक द टोटल नंबर ऑफ वंस इन द रिसीव एंड्स। सो वो को चेक करता है रिसीवर, इंक्लूडिंग द पैरिटी बिट को इंक्लूड करके। इफ द काउंट मैच द एक्सपेक्टेड पैरिटी देन डेटा इज एज्यूम्ड बी करेक्ट, इफ नॉट देन एरर। अब देख लीजिए कि इवन पैरिटी क्या होता है, वही बताते हैं कि द टोटल नंबर ऑफ वंस इन अ डेटा इज इवन, देन इस इवन बिट कहलाता है। ऑड कहलाता है क्या है, जब टोटल नंबर ऑफ वन ऑड रहेगा तो ऑड कहलाएगा। अब जैसे कि यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर दिया गया है, 1 मिनट कीजिए इसको। हाँ, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या है 1 है 0 है 1 है 0 0 1। यहाँ पर देखिए 3 1 है, कितना है 3 1, मतलब कि ऑड है, इसीलिए एक ऐड किया गया है ना। अब ऐड किया गया, देखिए ये रिसीवर है, पैरिटी रिसीवर है। ठीक, अब यहाँ पर वही है, इसमें होता है कि आप जब मल्टीपल बिट्स इरर इन 2 बिट्स, जब 2 बिट्स में इरर आ जाएगा ना तो ये करेक्ट नहीं कर पाता, मतलब कि चेक नहीं कर पाता कि इरर हुआ कि नहीं हुआ है। समझिए, अब देख लीजिए, मान 1 2 3 और 1 4, तो पहले भी 4 था अभी भी 4 है। मतलब देखिए अब ये चीज़ इसमें ना थोड़ा सा कन्फ्यूजन आपको हो सकता है। रुक जाइए, अभी हम आपको दिखा रहे हैं एक चीज़। देखिए बेसिकली देखिए सेट इसमें देखिए, एक इसको बड़ा कर देते हैं। अरे किधर चला गया, 1 मिनट वेट कीजिए, हम अभी बिना एक्सप्लेन किए जाएंगे ही नहीं। डेटा बिट पैरिटी बिट इरर इन 2 बिट्स, वहाँ पर ठीक है, कोई इशू नहीं है, ठीक है।
देखिए ये सेंडर डेटा ट्रांसफर किया तो क्या 0 1 1 0 1 1, इसमें कितने हैं टोटल, 2 2 4 1 5 है, तो कंप्यूट पैरिटी बिट तो एक एक्स्ट्रा ऐड करेगा। ठीक, अब ट्रांसमिशन मीडिया के थ्रू ट्रांसमिट हुआ, ये वापस यहाँ आया, अब कंप्यूट पैरिटी बिट। अगर देखिए यहाँ पर यही चीज़ें रह गई ना, ये चीज़ देख लीजिए, वन का वन ही रह गया ना, मतलब कि यही रह गया, जो पहले था वही, टोटल नंबर ऑफ वन सेम ही है, तो इवेन है। ठीक, यहाँ भी इवेन था, यहाँ भी इवेन है, तो ये या तो रिजेक्ट करेगा या तो एक्सेप्ट करेगा, तो ये एक्सेप्ट कर लेगा, समझेंगे समझे। अब यहाँ पर ऊपर वाला में अब वही चीज़ देखते हैं, देखिए क्या है कि यहाँ पर देखिए कितना, 1 2 3 और 1 4, टोटल 4 बिट्स इसमें दिया गया, पैरिटी मिला करके इंक्लूडेड। अब यहाँ पर कितना हो गया है, यहाँ पर जब गया है डेटा, तो यहाँ पर देखिए 1 2 3 एंड 4 हुआ ना, तो ये देखिए ये इधर चेक ही नहीं कर पाया, जबकि इधर हुआ है फिर भी इधर चेक नहीं कर पा रहा है, समझ रहे हैं। देख लीजिए, सिर्फ देखिए कि इसके बीच में पहले क्या था 0 यहाँ तक तो ठीक है, यहाँ तक ठीक है, बट ये एक्सचेंज हो गया, ये एक्सचेंज हो गया, बट ओवरऑल कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। ये जब काउंट करेगा ना, जब काउंट करेगा रिसीवर, तो इसके पास 4 बिट मिलेगा ही, 4 वंस मिलेगा ही, तो ये कहेगा कि यहाँ भी 4 था, यहाँ भी 4 ही है, 4 1 है, 1 कितने हैं 4, यहाँ पर भी वहाँ पर, तो ये इधर चेक ही नहीं कर पाया, उसको पता ही नहीं चल रहा है कि इधर हो कहाँ रहा है। ये देखिए बीच में देखिए इधर 2 बिट्स में आ गया, इसको पता ही नहीं चला, तो ये पैरिटी बिट की क्या बोलते हैं, डिसएडवांटेज बहुत होते हैं इसकी। ठीक, तो आगे देखते हैं, यहाँ पर भी वही सेम चीज़ है, यहाँ पर भी सेम चीज़, यहाँ देखिए यहाँ पर 0 को 1 कर दिए, यहाँ पर 0 को 1 कर दिए, यहाँ पर देखिए 1 एंड 1 इवेन था, पहले ऑड था तो इसको इवेन बना दिए ना, एक इसको इवेन बना दिए एक ऐड करके। ठीक, और जब इसको हम सेंड किए तो देखिए ये 0 से 1 बन गया, 0 से 1 बन गया। अब ये टोटल काउंट करेगा तो 1 2 3 4, अब टोटल 4, मतलब कि ये काउंट करेगा तो ये कहेगा कि इवेन है, और यहाँ पर भी इवेन था, बट बीच में ये करप्टेड तो हो रहा है ना, करप्ट तो हो रहा है, डाटा तो चेंज तो हो रही है ना, मतलब कि इधर 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 तो आ रहा है बेसिकली, बट ये फाइंड नहीं कर पा रहा है, इसको पता ही नहीं चल रहा है कि इधर हो कैसे रहा है। तो इस चीज़ के लिए यहाँ पर ये पैरिटी बिट बहुत बकवास चीज़ है, मतलब कि इसको मतलब कि ठीक है, इस चीज़ को कंसेप्ट है तो समझना अच्छी बात है ना, तो यही होता है। और ये रॉ, जब ये सिंगल बिट में नहीं फाइंड कर पा रहा है तो ये रॉ में क्या ही फाइंड करेगा, ये रॉ में क्या ही फाइंड करेगा। ठीक, तो बट ठीक है, इसको हम इस पर हम इसको देखते तो मेरे को गुस्सा आ जाता है, बट ठीक है कोई इशू नहीं है, छोड़ो उसको। देखिए चेकसम क्या होता है, चेकसम थोड़ा सा बड़ा रहता है। ये चेकसम क्या होता है ना, देखिए हम इसको ना अब एक बार आप ना बस सुनते रहिएगा या आप समझ जाइएगा कि किस तरह से इसको हैंडल किया जाता है। ये चेकसम थोड़ा सा हाँ लेंदी है, तो चेकसम देखिए क्या बोलता है, देखिए ये है, एक मिनट इसको थोड़ा सा छोटा कर देते हैं। एक मिनट वेट कीजिएगा थोड़ा सा। तो चेकसम क्या होता है, देखिए कहता है कि डिवाइड द डेटा इनटू चंक्स, चंक्स अभी चंक्स भी सब समझाएंगे, इनटू चंक्स, स्प्लिट द डाटा इनटू अ स्मॉलर पार्ट, इसी को चंक्स बोलते हैं, स्मॉलर पार्ट में। ठीक, चंक्स देखिए यहाँ लिखा गया, यूजुअली 8 बिट्स और 16 बिट्स चंक्स, मतलब कि 8 बिट और 16 बिट का चंक्स बेसिकली यूज होता है। चेकसम का सबसे पहला नियम क्या होता है कि चंक्स में डिवाइड करना। अब कहता है कि सम द चंक्स, ऐड ऑल द चंक्स टुगेदर, एक साथ सबको ऐड करना। इफ यू आर यूजिंग 16 बिट चंक्स यू कैन सिंपली सम देम, अगर 16 बिट का यूज करें तो उसमें 16 बिट में हेक्सा वाला आ जाएगा ना, 1 2 3 4 वो नॉर्मल वाला आ जाएगा ना उसमें। ठीक है, तो वो चीज़ देख लेते हो, नॉर्मली आप ऐड कर सकते हो। अब हैंडल ओवरफ्लो हैंडल करना है, मतलब कि इफ द सम एक्सीड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द चंक्स साइज, फॉर एग्जांपल 16 बिट। अब मान लेते हैं कि 8 बिट वाला आपने कंसिडर किया और 9 बिट्स आ गए, तो उसको हैंडल यही ओवरफ्लो हो जाता है। अगर 16 बिट वाला है तो अब उसमें 17 बिट या 18 बिट आ गया तो ओवरफ्लो, मतलब ज़्यादा बिट आ गया, वो चीज़ हम अभी देखेंगे, आप सिर्फ इस चीज़ को समझिए कि ओवरफ्लो क्या हो रहा है। तो रैप अराउंड द ओवरफ्लो बिट्स बैक इनटू द सम, वापस से आकर के उसको जो एक्स्ट्रा है उसको वापस से ऐड कर देना है। ठीक, अब देखिए बोलता है क्या, अब इस चीज़ को समझेंगे आप, एक बार आप इस चीज़ को देख लीजिए बस। अब वंस कंप्लीमेंट, टेक द वंस कंप्लीमेंट ऑफ द फाइनल सम, दिस वैल्यू विल बी योर चेक सम, ये चेक सम रहता है आपका। ठीक, तो अब देखिए अब ये इसको एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग देखते हैं कि बेसिकली चेक सम होता क्या है। ठीक, तो एक मिनट इसको हटा दीजिए, इसको हटा दिए चेक सम, एक मिनट। तो हमारा डेटा जो देखिए क्या है, डेटा ये है, एक मिनट हाँ,
तो डेटा देखिए, ये डेटा बाइनरी में डेटा है, इसको आपको चंक्स में डिवाइड करना, मतलब इंडिविजुअली डिवाइड कर दिए। तो देखिए इन डेसिमल में 215, 118, 50, तो ये हेक्साडेसिमल में कर दिए। देखिए सम, नॉर्मली आप इसको सम कर सकते हैं। तो 215, 178 और 15 को ऐड किए तो 408 आया कि नहीं आया। अब देखिए ओवरफ्लो, अब हैंडल ओवरफ्लो हम लोग सम वाला कर ले, चंक्स में डिवाइड करके सम कर दिए, पहला चंक्स में डिवाइड किए फिर सम कर दिए। अब ओवरफ्लो हो रहा है कि नहीं, इस चीज को हम लोग देखते हैं। हाँ, हैंडल ओवरफ्लो, एक मिनट इसको हटा दीजिए। हाँ, तो अब हैंडल ओवरफ्लो, तो द बाइनरी रिप्रेजेंटेशन ऑफ 408 इज इतना होता है, विच इज 9 बिट। देख लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो इसमें एक एक्स्ट्रा बिट है, एक्स्ट्रा बिट। तो हम लोग इधर से कंसीडर करते कि नहीं करते। जैसे कि अब जैसे मान लेते हैं कि अगर 4 बिट का अगर कुछ बना रहे होते और 11 दिया होता है तो 0 0 इधर लगाते हैं ना एक्स्ट्रा, इधर लगाते हैं ना एक्स्ट्रा, थोड़ी ना कि इधर लगा देते हैं, तो इधर नहीं लगाते हैं ना, इधर लगाते, तो बेसिकली इधर से कंसीडर करते हैं। तो हमारा ये वाला एक्स्ट्रा बिट होता है, ठीक। तो एक्स्ट्रा बिट ये होता है, तो इसको 8 बिट में बना दिए। बेसिकली देख लीजिए, एक स्टार्टिंग में जो एक था उसको हटा दिए, इसको हटा दिए, अब ये 8 बिट का बना दिए। अब द ओवरफ्लो इज 1, जो कि एक्स्ट्रा ओवरफ्लो हो रहा था, उसको वापस से ऐड कर देंगे। जब वापस से ऐड करेंगे ना तो हमारा ये वाला आ जाएगा, यहाँ पर एक ऐड हो जाएगा, यहाँ पर +1 आ जाएगा, ठीक, जो कि आ गया। और जब इसको अब वापस से डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो 153 आ जाएगा, 153 हो गया, ठीक। अब इसका वंस कंप्लीमेंट लेंगे, एक मिनट हो गया, उसके ऊपर थोड़ा करते हैं। फोर्थ पॉइंट क्या है, फोर्थ पॉइंट, हाँ एक मिनट चेक सब समझ में आ रहा है क्या हो रहा है। बहुत ईजी है, बहुत ईजी है। इसको सिर्फ ऐड करके और ओवरफ्लो को वापस से ऐड करके वापस उसको करो, बस डेसिमल और बाइनरी में कन्वर्जन इसका चल रहा है। तो वंस कंप्लीमेंट वापस से करेंगे तो कंप्लीमेंट इसका जो वैल्यू था, एक मिनट किधर गया, इसका जो वैल्यू ये आया है ना, इसका जो वैल्यू ये आया उसको कॉम्प्लीमेंट करेंगे। तो कॉम्प्लीमेंट करने के बाद ये आएगा जिसका वैल्यू कितना हो जाएगा 102। तो योर फाइनल सम, चेक सम इज 102, तो 102 आया है हमारा चेक सम। अब इस वैल्यू को ना अपने डाटा में ऐड करके हम भेज देते हैं। एक मिनट इसको ऊपर कर देते हैं। अब चेक सम, चेकर क्या होता है, वो सेंडर था, ठीक है ना। अब चेकर क्या होता है, चेकर का क्या काम है वो दिखाते हैं आपको, एक मिनट। वो सेंडर था, वो चेक सम आपने 102 क्रिएट कर दिया, 102 आपने चेक सम क्रिएट कर दिया। अब आपको अति करना भी तो है, चेक भी तो करना है ना। अब तो सम, चेक सम आपने बनाया, सेंडर आपने बना दिया, अब चेकर है तो रिसीव द डेटा एंड चेक सम, ठीक। तो कह रहा द रिसीवर गेट द ओरिजिनल डेटा को रिसीव करता है एंड एनालॉग विथ द चेक सम सेंड एंड। देखो तो इसी को अब देखते हैं क्या कहना चाह रहा है कि रिकैलकुलेट चेक सम। एक मिनट वेट कीजिएगा। हाँ, द रिसीवर विल परफॉर्म द चेक सम कैलकुलेशन ऑन द रिसीव डाटा। रिसीविंग जो डेटा रिसीव किया ना उस पर वापस से वो क्या बोलते हैं, चेक सम को परफॉर्म करेगा। स्प्लिट रिसीव डेटा इनटू सेम साइज चंक्स में वापस से करेगा, फिर चेक साइज सेंडर, फिर वापस वो हैंडल ओवरफ्लो को वापस से हैंडल करेगा, फिर वंस कॉम्प्लीमेंट वापस से वो सेम चीज़ वापस से करेगा सारा चीज़, ठीक। उसके बाद उसको वो जो चेक सम हमने भेजा था ना, वो एक मिनट अब कंपेयर करेगा उसके साथ। एक मिनट देखिए, अब कंपेयर चेक सम वैल्यूज, मतलब कंपेयर द कैलकुलेटेड चेक सम फॉर रिसीव्ड डेटा विद द चेक सम वैल्यू सेंड द सेंडर। जो सेंडर से भेजा गया और जो रिसीवर चेक सम करके लाया, चेक सम वैल्यू लाया, उसको वो कंपेयर करेगा। इफ बोथ मैच देन डाटा कंसिडर इंटैक्ट, कंसिडर मतलब कि सही है, ठीक। अब इफ द चेक डज नॉट मैच इट्स इंडिकेट द डाटा ड्यूरिंग ट्रांसमिशन इधर, ठीक। अब देखिए इस चीज को अब वापस से चेक सम वाला तो आपने देख लिया था एग्जांपल सेंडर वाला, अब रिसीवर वाला देखते हैं क्या होता है। नहीं समझ में आएगा तो आप रोक करके रिवाइंड करके देख लीजिएगा, ठीक। क्योंकि देखिए, तो ये देखिए ओरिजिनल डेटा हमारा था और चेक सम हमारा ये था, चेक सम ये आया था ना। अब रिसीवर प्रोसेस क्या है, वापस देखिए द रिसीवर गेट इतना एंड इतना, ठीक। ये इतना, ये 1 2 और 3, और ये हमारा चेक सम था, जो भी उस तीनों उसको मिलेगा ना, उसको तो तीनों मिलेगा, ठीक। अब वो वापस इस चीज़ को कंसीडर करेगा। एक मिनट, अब देखिए रिकैलकुलेट चेक सम, तो ये वापस वो सेम चीज़ देखिए यहाँ पर चंक्स में कैलकुलेट किया, फिर सम किया, वापस से 408 में वापस से ओवरफ्लो आया, वापस से ऐड किया, ऐड वापस से वो सेम चीज़ चेक करेगा, फिर वंस कंप्लीमेंट करेगा, कंप्लीमेंट ऑफ इतना कर दिया 102 वापस आ गया, ठीक। अब कंपेयर कर दिया तो 102 सेम चीज़ें आ गई।
यहाँ पर देखिए चेकसम पहले भी था, सेंड रिसीवर के आ गया ये, और ये सेंडर का था, दोनों का इक्वल आ गया, तो वो वापस सेंड करेगा। अब कहोगे कि जो सेंड किया था वही तो वापस है ना, तो वो वापस इसलिए आया क्योंकि वो डेटा जो था ना इनकरेक्ट नहीं हुआ, करप्ट नहीं हुआ था, इसीलिए चेकसम है ना। अगर एक भी बीट चेंज हो जाता सेंडर के पास तो ये चेकसम नहीं ना आता, सीधी सी बात है ना। तो इसीलिए ये चीज़ें थोड़ा अच्छी चीज़ है ये, तो इसको एक बार रिवाइड करके आप देख लीजिएगा, समझे कि नहीं समझे। तो देखिए सिंस बोथ मैच द डाटा वेरीफाइड करेक्ट, ठीक। यहाँ पर देखिए एक बार यहाँ पर भी देख लीजिए, दिखा दे रहे हैं क्या होता है ये। यहाँ पर जीरो करके क्या है, तो इसमें कुछ नहीं, ज़्यादा कंफ्यूजन क्रिएट नहीं कीजिए, क्योंकि एग्जाम टाइम है, वही बात सही है, वही कर लीजिए। अब देखिए स्विचिंग हम 3-4 बार बता चुके हैं पहले ही, समझे ना स्विचिंग क्या होता है, वो हम 3-4 बार बता चुके हैं, बट चलिए फिर भी यहीं पर कंसिडर करते हैं। ठीक है, स्विचिंग का प्रॉपर्टीज यहाँ पर दिया गया, आप इसको एक बार पढ़ लीजिएगा क्या होता है। हम इस चीज़ को ना क्या बोलते हैं, ये स्विचिंग आर लेयर 2 में लेयर 2 डिवाइस दैट रिसीव डेटा पैकेट यूज मैक एड्रेस, ये सारी चीज़ों को हम एक्सप्लेन करते हैं अच्छे से, आप इस चीज़ को ना एक बार पढ़ लीजिएगा। प्रॉपर्टीज, फंक्शनैलिटीज, मैक एड्रेस टेबल क्या होता है, फॉरवर्डिंग क्या होता है, ठीक। उसके बाद देखिए ब्रॉडकास्टिंग, ये सब चीज़ें, कोलिजन डोमेन, ये सब चीज़ें उतना है नहीं, ठीक है, साइमल्टेनियसली विदाउट, हाँ ये सारी चीज़ें ठीक है। फंक्शनल, ये ब्रिज और स्विच के बीच में जो कंपैरिजन होता है ना, वो आप एक बार देख लीजिएगा, ठीक। अब हम आपको एक्सप्लेन करते हैं कि स्विच क्या होता है, ठीक। ब्रिज जो होता है ना, ब्रिज होता है, दो नेटवर्क को कंसिडर करता है, इसमें 2 ही पोर्ट होते हैं, ब्रिज के पास 2 ही पोर्ट होते हैं, बट स्विच के पास मल्टीपल्स पोर्ट होते हैं। तो यहाँ पर हम स्विच को भी ऐड कर सकते हैं, एक मिनट, यहाँ पर भी हम स्विच भी लगा सकते हैं, ऐसे इसमें स्विच लगाया गया है, यहाँ पर लगाया गया है, ठीक। बट ठीक है, हम लोग अभी इसको अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं, इसको देखते हैं। इसमें देखिए इसमें स्विच दिया गया है अच्छे से, देखिए यहाँ पर स्विच लगाया गया बाय लैन में, यहाँ पर भी एक ही स्विच लगाया गया और नहीं लगाया गया, ठीक है। तो देखिए ब्रिज जो होता है ना, उसमें एक ही होता है, ब्रिज आप इसमें नहीं है, बट यहाँ पर दिया गया है डायग्राम में, तो इसमें एक्सप्लेन करते हैं। तो ब्रिज इज अ सब पार्ट ऑफ स्विच, जिसके पास 2 पोर्ट होते हैं, केवल इनपुट और आउटपुट 2 ही पोर्ट होते हैं, बट स्विच जो होता है ना, स्विच में मल्टीपल पोर्ट्स होते हैं, तो ये चीज़ें डिफरेंस होती है, ठीक। और आप जब ऊपर में डिफरेंस पढ़ोगे तो आपको चीज़ें अच्छे से समझ में आ जाएगी, तो उसको एक बार पढ़ लेना, प्लीज बेईमानी मत करना, ठीक। तो अब चलिए स्विच को हम लोग एक्सप्लेन करते हैं, ये स्विच वर्क कैसे करता है। एक मिनट रुक जाइएगा, कहाँ गया मेरा, हाँ डेस्कटॉप पर आ जाते हैं, ठीक। देखिए जो स्विच होता है ना, ये आपका मान लेते हैं कि ये स्विच है, ठीक। इसमें 1 पोर्ट, 2 पोर्ट, 3 पोर्ट, 4 पोर्ट लगा हुआ है, और इसके थ्रू 1 2 3 4 ये डिवाइस लगा हुआ है, ये 1 डिवाइस, 2 डिवाइस, 3 डिवाइस, 4 डिवाइस, ठीक। यहाँ पर नोड बोल सकते हैं, नोड 1, नोड 2, नोड 3 एंड नोड 4, ये चीज़ें दी गई है, समझे नहीं समझे। अब देखिए ये जो इसके पास पोर्ट होता है ना, ये पोर्ट, और ये इससे कनेक्टेड है ना, तो जब ये कनेक्ट हम लोग करते हैं ना, तो इसका मैक एड्रेस जो होता है ना, मैक एड्रेस इसके पास चला जाता है, क्या चला जाता है, मैक, MSC के मैक, ADDRESS मैक एड्रेस चला जाता है। उसी तरह से इसको जब कनेक्ट करते हैं तो इसका मैक एड्रेस यहाँ चला जाता है, इसको कनेक्ट करते हैं तो इसका मैक एड्रेस यहाँ चला जाता है, इसको कनेक्ट करते हैं तो इसका मैक एड्रेस चला जाता है यहाँ पर। और जब इसके पास मैक एड्रेस चला गया तो इसको यही कहते हैं कि इसके पास एक मैक एड्रेस टेबल जनरेट हो जाता है। क्या जनरेट होता है, मैक एड्रेस टेबल, ठीक। मैक एड्रेस टेबल जनरेट हो जाता है, समझ रहे हैं कि समझ रहे हैं। अब मान लेते हैं कि एक और डिवाइस हम यहाँ पर ऐड करते हैं, ठीक। अब एक बार फिर से यहाँ पर स्विच एक बार और बना देते हैं, 1 2 3 4, ठीक, 1 2 3 4, और एक डिवाइस हम और यहाँ पर ऐड करते हैं एक्स्ट्रा, इधर रुक जाइए, इधर ऐड करते हैं, ठीक। यहाँ पर ऐड किए, एक डिवाइस ऐड किए, ठीक। अब देखिए कहता क्या है कि ये जो है ना, ये डिवाइस डेटा सेंड करना चाहता है यहाँ पर, तो स्विच के थ्रू ही करेगा ना सेंड। ये डिवाइस अगर यहाँ पर डेटा सेंड करना चाह रहा है तो स्विच के थ्रू ही करेगा ना, आप सीधी सी बात है, ठीक। तो अब देखिए, तो ये जो डेटा है ना, वो फ्रेम में सेंड करता है, एक फ्रेम जनरेट करता है, उसमें इसमें ना 2 रहते हैं, एक डेस्टिनेशन मैक एड्रेस रहेगा, इसमें इसका खुद का एक मैक एड्रेस रहेगा, और एक डेस्टिनेशन का मैक एड्रेस रहेगा, किसका, इसका मैक एड्रेस अगर इसको सेंड करना चाह रहा है तब, ठीक। अब जब इसको पैकेट यहाँ से ऐसे थ्रू यहाँ पर जाएगा, यहाँ पर पैकेट चला गया, ठीक, पैकेट यहाँ पर चला गया। अब इसमें मैक एड्रेस जो था, तो मैक एड्रेस टेबल, अब ये जो मैक एड्रेस जो था ना, इसमें आएगा, सॉरी एक मिनट रुकिएगा, जो मैक एड्रेस इसमें दिया गया था डेस्टिनेशन मैक एड्रेस, तो डेस्टिनेशन मैक एड्रेस इसमें आएगा, और इसमें चेक होगा कि मैक एड्रेस इसमें था है कि नहीं है। अगर मैच कर गया
मैक एड्रेस टेबल में मैच कर गया तो ये क्या करेगा, स्विच जो ये है वो इसको भी सेंड कर दिया, जहाँ पर भी रहेगा सेंड कर देगा। अगर अगर ये सेंड करना चाह रहा है कोई डेटा को, और मान लीजिए इसको सेंड करना चाह रहा है, एक मिनट मान लेते इसको, मान लेते हैं ये सेंड करना चाह रहा है इसको, ठीक, तो डेस्टिनेशन तो देगा ही ना। यहाँ पर क्या रहेगा, पैकेट रहेगा, फ्रेम रहेगा, इसमें क्या रहेगा, मैक एड्रेस, खुद का मैक एड्रेस, सोर्स मैक एड्रेस, और फ्रेम डेस्टिनेशन मैक एड्रेस, डेस्टिनेशन मैक एड्रेस, सोर्स मैक एड्रेस एंड डेस्टिनेशन मैक एड्रेस रहेगा। ये डेस्टिनेशन है हमारा। तो ये जो पैकेट यहाँ पर धीरे 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 पहुँचेगा यहाँ पर, तो वापस से मैक टेबल, जो टेबल हम लोगों ने बना, टेबल जो जनरेट हुआ है उसमें जब ऐड होगा, अरे इधर कट जाएगा, इधर कट जाएगा, एक मिनट इधर से इधर एक्सप्लेन करते हैं। ये जो हमारा स्विच है, ठीक, 1 2 3 4 ये है, ठीक। अब ये जो है इसको सेंड करना चाहते हैं, कोई एक्स्ट्रा एक है, ठीक। तो जब पैकेट ये तो जाएगा तो स्विच के थ्रू ही ना, तो जब पैकेट जनरेट होता है ना, तो पैकेट में क्या रहता है, फ्रेम में डेस्टिनेशन मैक एड्रेस और सोर्स मैक एड्रेस। तो सोर्स तो इसका खुद का रहेगा और डेस्टिनेशन इसका रहेगा, ठीक, डेस्टिनेशन इसका रहेगा, ठीक। तो जब ये पैकेट इसके थ्रू यहाँ पर जाएगा तो अब चेक करेगा कि डेस्टिनेशन मैक एड्रेस है कि नहीं, इसका जो है इसका मैक एड्रेस में है कि नहीं। ये कनेक्टेड ही नहीं है तो मैक एड्रेस नहीं रहेगा, तो मैच नहीं करेगा। तो ये क्या करता है कि डाटा इसको सभी को सेंड कर देता है, डाटा सभी को सेंड करता है, तीनों कर देगा, इसको नहीं करेगा क्योंकि यहाँ तो आ ही रहा है ना, तो ये तीनों को सेंड कर देता है। तो हमको लग रहा है कि ये चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो स्विचिंग का काम इतना ही था। स्विचिंग किस तरह से काम करता, देखिए यहाँ पर देखिए, एक मिनट देखिए एक्सप्लेन कर दे। देखिए पोर्ट 1 के पास क्या है, मैक एड्रेस ये है, पोर्ट 1 के पास मैक एड्रेस ये है। अगर एक ही पोर्ट से, देखिए यहाँ पर ये पोर्ट 1 है, इससे देखिए नोड 1 नोड 2 कनेक्टेड है, तो मैक एड्रेस इसके पास पोर्ट 1 के पास गया है ना, लेकिन मैक एड्रेस चेंज रहता है। यही पोर्ट 2 है तो यहाँ पर इसका मैक एड्रेस और इसका मैक एड्रेस गया है, तो वहाँ पर भी पोर्ट सेम है बट मैक एड्रेस डिफरेंट है, ये मैक एड्रेस टेबल है। तो स्विच इस तरह से काम करता है। तो इसमें कोलिजन का जो होता है क्या बोलते हैं उसको, कोलिजन की चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं, क्योंकि पोर्ट एक ही है ना तो वो कोलाइड कर सकते हैं। बट जब स्विच यूज करते हैं तो उसमें कोलिजन बहुत कम होते हैं, बट हाँ होते तो सभी जगह कोलिजन है, ठीक, बट ठीक वो ज़्यादा सफिशिएंट रहता है। तो ये चीज़ें आपने देख ली, स्विचिंग क्या होती है, स्विचिंग आपने देख ली, और उसको आप एक बार जो हमने लिख के लाया उसको पढ़ लिया तो आपको भी और अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक। अब हम लोग मैक एड्रेस लास्ट वाले पार्ट में हम लोग कवर कर रहे हैं कि मैक एड्रेस ये थोड़ा सा बड़ा है, ऐसा नहीं कि लास्ट इसमें भी लगेगा टाइम थोड़ा सा, बट चलिए देखते हैं कि क्या होता है इसमें। हाँ एक मिनट खुल जा, हाँ। तो मैक एड्रेस का फुल फॉर्म क्या, मैक का फुल फॉर्म क्या होता है, मल्टीपल एक्सेस प्रोटोकॉल। तो ये करना क्या चाहता है आखिर, ये देखिए। तो मल्टीपल एक्सेस प्रोटोकॉल इज अ सेट ऑफ रूल दैट अलाउ मल्टीपल यूजर और डिवाइसेस टू शेयर द सेम कम्युनिकेशन चैनल और मीडियम साइमल्टेनियसली। मतलब कि एक ही चैनल पर मैक एड्रेस के थ्रू मल्टीपल्स डेटा को शेयर करना है, ठीक। मैक एड्रेस अलाउ करता है, मल्टीपल एक्सेस प्रोटोकॉल कहलाता है, ठीक। अब देखिए, दिस प्रोटोकॉल मैनेज हाउ डेटा इज ट्रांसमिटेड ओवर द चैनल टू प्रिवेंट कॉलिजन। मतलब कॉलिजन से बचते हुए, मतलब कि कहने का मतलब कि कॉलिजन जितना से कम हो सके उस तरह प्रिवेंट कॉलिजन एंड इंश्योर इफिशिएंटी कम, मतलब सारे कुछ को ये ध्यान में रखते हुए इधर को भी कॉलिजन को भी उस तरह से। अब लेकिन सारे चीज को कम होती है, उसके बावजूद यहाँ पर मल्टीपल ट्रांसमिशन हो जाता है, ठीक। वो चीज़ ये बताना चाह रहा है, कैसे क्या क्या होता है वो चीज़ें देखेंगे। तो देखिए एक मिनट रुकिए। बेसिकली जो हम लोगों को पढ़ना है ना मल्टीपल एक्सेस प्रोटोकॉल में, तो हम लोग को ये वाला पढ़ना है, रेंडम एक्सेस प्रोटोकॉल पढ़ना है, हम लोग को ये वाला पढ़ना है। ये एफडीए में टीडीए में थोड़ा सा है शायद, और ये हम लोगों को नहीं है। टोकन पासिंग ये रिंग वाले में थे, तो ये हम लोग के लिए नहीं है, तो ठीक। तो ये वाला हम लोग को सिलेबस में यही दिया गया है, रेंडम एक्सेस प्रोटोकॉल ही दिया गया है। दिखा देते हैं आपको, एक मिनट देख लीजिए, ऐसा नहीं कि हम टाइम पास कर रहे हैं, ठीक। देख लीजिए, इसको बड़ा कर देते हैं, देख लीजिए। जब मैक सब लेयर में आएगा ना, मैक सब लेयर में, तो मल्टीपल एक्सेस प्रोटोकॉल में तो एलोहा कास्मा सीडी एंड रेंडम एक्सेस कंट्रोल एक्सेस, अच्छा इथरनेट प्रोटोकॉल, हाँ तो कंट्रोल एक्सेस, एक मिनट कंट्रोल एक्सेस भी है, हाँ तो हम कंसिडर किए हैं, देखते हैं एक बार उसको। शायद हम उसको नहीं कंसिडर किए कंट्रोल वाले को, पता नहीं, देखते हैं अभी उसमें है कि नहीं है। हम उस टाइम ध्यान ही नहीं दिए थे। रेंडम एक्सेस एंड इथरनेट प्रोटोकॉल, उसके बाद कहाँ गया मेरा वो नोट्स, हाँ यहाँ नहीं, ये वाला कंसिडर हम नहीं किए हैं। इसको आप एक बार देख लीजिएगा, ऐसे
सर तो बोले तो नहीं थे इसके बारे में, बट ठीक है, ये छूट गया। मिस्टेक, कोई बात नहीं, चलिए जो है अभी उसको उतना देखते हैं। ठीक, तो रेंडम एक्सेस क्या है? रेंडम एक्सेस प्रोटोकॉल अगर देखते हैं उसका होगा तो प्रिवेंट वाला बना देंगे एक वीडियो, और थोड़ा सा 5 मिनट का, और क्या। तो रेंडम एक्सेस प्रोटोकॉल क्या होता है? तो हमको लगा उस टाइम, मेरे को लगा ना कि रेंडम एक्सेस प्रोटोकॉल जो लिखा गया ना, कंट्रोल उसी का लिखा गया, मेरे को पता ही नहीं चला वो रेंडम वाला कंट्रोल वाला। हम चैनलाइज वाला देख लिए थे, बट ठीक है, क्या ही कर सकते हैं। 1 मिनट देख लेते हैं कि नहीं है। कास्मा इथरनेट प्रोटोकॉल नहीं है, चलिए कोई नहीं। हाँ, तो रेंडम एक्सेस क्या बोलते हैं इसको? रेंडम एक्सेस प्रोटोकॉल क्या होता है, वो चीज़ हम लोग अभी क्या बोलते हैं इसमें देख कंसिडर करते हैं, वो दोनों को देख लेंगे बाद में फिर। तो डिफिनेशन, देयर इज नो टाइम रेस्ट्रिक्शन फॉर सेंडिंग द डेटा। देयर इज नो टाइम रेस्ट्रिक्शन मतलब कि रेंडम एक्सेस में कोई टाइम रेस्ट्रिक्शन नहीं होता है, जब मतलब कि कोई इसमें फिक्सिंग नहीं होती है। देयर इज अ फिक्स्ड सीक्वेंस ऑफ स्टेशन, फिक्स्ड सीक्वेंस ऑफ स्टेशन मतलब कि नोट्स वगैरह रहते हैं, बट टाइम नहीं रहता है इसमें कि मतलब कोई भी टाइम, कितना भी टाइम लग रहा है। वो चीज़ इसमें थोड़ा सा इनसिक्योरिटी भी मतलब कि क्रिएट करती है, बट कोई ना, देखते हैं अभी। तो इक्वल प्रायोरिटी एंड इंडिपेंडेंस, ये देखिए, ऑल स्टेशन हैव द सेम प्रायोरिटी टू ट्रांसमिट डेटा एंड ऑपरेट इंडिपेंडेंटली, मतलब विदाउट कंट्रोलिंग ईच अदर। ये एक दूसरे को कंट्रोल नहीं करते, सभी के पास इक्वल प्रायोरिटी है, कोई भी किसी भी टाइम सेंड कर सकता है। तो इसके कारण ना क्या होता है, कॉलिजन बहुत ज़्यादा हो जाता है इसमें। उसके बाद तभी देखते हैं, सारी चीज़ें भी एक्सप्लेन करेंगे। चैनल मॉनिटरिंग क्या होता है कि स्टेशन चेक इफ द चैनल इज आइडल, मतलब कि खाली और आइडल और बिजी बिफोर सेंडिंग डेटा। वो चेक करता है कि चैनल खाली है, रास्ता खाली है या फिर बिजी है, कोई डेटा आ रहा है, उसके बाद डेटा को सेंड करता है। बट कॉलिजन कैन अकर इफ मल्टीपल स्टेशन ट्रांसमिट एट द सेम टाइम। बट एक ही, अगर जैसे कि मान लेते हैं कि एक टाइम देख लेते हैं कि यहाँ पर एक ऐसे है, ठीक, 1 2 3, यहाँ पर 1 2 3। अगर मान लीजिए कि अभी कोई सा भी डाटा ट्रांसफर नहीं कर रहा है, तो ये तो चेक करेगा तो कहेगा कि डाटा ट्रांसफर नहीं कर रहा, ये भी चेक करेगा तो कहेगा डाटा ट्रांसफर नहीं कर रहा, ये भी चेक करेगा तो कहेगा डेटा ट्रांसफर नहीं कर रहा। ठीक, बट अब तीनों को लग रहा है कि डेटा ट्रांसफर नहीं कर रहा है, और एक ही टाइम पर ये पैकेट अपना अपना रिसीव कर दिया। ठीक है, एक ही टाइम पर। अब क्या करेगा, एक पॉइंट पर जाकर तीनों का कोलाइड हो जाएगा। तो ये चीज़ें यहाँ पर कॉलिजन वाला जो होता है ना, वो सेम टाइम पर करने पर ये कोलिजन हो जाता है। ठीक, बट देखिए, कोलिजन सीक्वेंस, कोलिजन कैन लीड द डाटा लॉस। कोलिजन तो होगा तो डाटा करप्ट होगा ही होगा ना, तो ये चीज़ें। तो अलोहा देखते हैं क्या होता है, अभी सारा डायग्राम देखेंगे, देखिए दिखाते हैं, ये देखिए यही चीज़ है, यहाँ पर देख लीजिए, ये चीज़ें हैं। देखिए, फ्रेम 1 यहाँ से फ्रेम 1 आया, यहाँ फ्रेम 2 आया, और यहाँ फ्रेम 3 आया है। देखिए, यहाँ फ्रेम 1 एंड फ्रेम 2 देखिए कोलाइड कर गया है। यहाँ पर फ्रेम 3 एंड फ्रेम 4 कोलाइड कर गया इसका। ठीक, यहाँ पर कोलाइड ये कर गया, ये ड्यूरेशन है, टाइम ड्यूरेशन है, वो टाइम ड्यूरेशन उसमें कोलाइड कर रहा है। समझिए, सिर्फ इसमें 1 ही है जो कोलाइड नहीं कर रहा है, समझे कि नहीं समझे? तो इसमें चांसेस बहुत कम रहते हैं कोलिजन से बचने का। तो अभी देखते हैं कि बस इसको एलोहा में कंसिडर किया गया। तो अभी देखते हैं एलोहा क्या होता है, वो समझा दिए हम कि अभी जो ये वाला बताया था ना पॉइंट, इसके लिए। ठीक, तो अभी चलिए देखते हैं क्या बोलता है। हाँ, तो कोलिजन समझ में आ गया आपको कि मतलब ये क्या बोलते हैं, रेंडम एक्सेस प्रोटोकॉल कैसे वर्क करता है वो समझते हैं कि आपको पता चल गया कि इसमें हो क्या रहा है। अब इसको 2 पार्ट में डिवाइड किया गया, एलोहा और सॉरी, पहला इसको देखिए, 1 मिनट वेट कीजिएगा थोड़ा सा। देखिए, रेंडम एक्सेस एलोहा कास्मा 2 तरह का होता है, कास्मा में कास्मा सीडी और कास्मा ए होता आता है। ये क्या आता है अभी डिफाइन करेंगे, बट पहले एलोहा और कास्मा, एलोहा देखते हैं। तो रेंडम एक्सेस में एलोहा आता है। एलोहा क्या होता है, इट वाज डिजाइन फॉर वायरलेस लैन बट इट ऑल्सो एप्लीकेबल फॉर शेयर्ड मीडियम। मतलब शेयर्ड मीडियम मतलब कि क्या बोलते हैं उसको, इथरनेट, मतलब केबलिंग, इथरनेट मतलब कि केबलिंग के लिए। ठीक, तो वायरलेस के लिए डिफाइन किया गया, बट इथरनेट के लिए भी होता है ये। ठीक, एलोहा इज अ सिंपल डेटा लिंक लेयर प्रोटोकॉल दैट अलाउ मल्टीपल यूजर ट्रांसमिट डेटा ओवर अ शेयर चैनल कोऑर्डिनेशन। या ये तो नॉर्मल सी बात है, इसको आप एक बार पढ़िए
आफ्टर और डिवीजन सेंड और डेटा फ्रेम इट वेट फॉर एन एक्नॉलेजमेंट, ये एक्नॉलेजमेंट के लिए वेट करता है। एक्नॉलेजमेंट क्या होता है आपको पहले बता चुके हैं, फॉर द रिसीवर टू कन्फर्मेशन सक्सेसफुली, कन्फर्म सक्सेसफुली डिलीवरी। इफ एक्नॉलेजमेंट फेल द सेंडिंग डिवाइस वेट और रेंडम टाइम बिफोर रीट्रांसमिट, ये रेंडम टाइम के लिए वेट करने लग जाता है, समझे कि समझे, क्योंकि पहले हम ये भी चीज़ बता चुके हैं, उसके बाद ये रीट्रांसमिट करता है। ठीक, अब एलोहा जो होता है दो तरह का होता है, प्योर अलोहा और स्लॉटेड एलोहा। तो प्योर अलोहा क्या होता है, जो अभी एग्जाम्पल बताया था ना वही वाला, मतलब कि अनकंट्रोल ट्रांसमिशन, मतलब कि इन प्योर अलोहा स्टेशन ट्रांसमिट डेटा विदाउट चेकिंग इफ द चैनल आइडल लीडिंग पोटेंशियल कोलिजन। देखिए तो ये चेक नहीं करता है कि डेटा बीच में है कि नहीं है, ये सिर्फ अगर इसको सेंड करना है डेटा सेंड कर देगा, कोलाइड हो नहीं हो उससे इसको कोई मतलब नहीं है। ठीक, तो इसमें क्या होता है कि डेटा लॉस बहुत ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि पोटेंशियल ऑफ कोलिजन बहुत ज़्यादा हो जाती है। एक्नॉलेजमेंट एंड रीट्रांसमिशन, इफ अ स्टेशन डज नॉट रिसीव एक्नॉलेजमेंट फ्रॉम द रिसीवर विद अ स्पेसिफाइड टाइम, it assume the data frame is lost and wait for random backup time। देखिए बैकअप टाइम आप देख लीजिए कि बैकअप क्या टाइम होता है कि जो वेटिंग टाइम होता है उसको रैंडम बैकअप टाइम बोलते हैं। ये चीज़ आप देख लीजिएगा एक बार, बिफोर ट्रांसमिटिंग जब इसको एक्नॉलेजमेंट नहीं आता है, इससे देखिए कोलिजन तो होगा ही होगा, एक्नॉलेजमेंट जब नहीं आता, अगर डाटा ट्रांसफर किया अब वो से वहाँ पर कोलिजन क्या बोलते हैं पहुँचा ही नहीं, रिसीव ही नहीं हुआ, तो ये रैंडम टाइम के लिए वेट करता है। जो वेटिंग टाइम होता है ना उसी को कहते हैं बैकऑफ टाइम, समझे कि समझे। अब कंटिन्यूअस रीट्रांसमिशन क्या होता है, कंटिन्यूअस कि द स्टेशन कंटिन्यू टू रीट्रांसमिशन डाटा फ्रेम अंटिल इट्स सक्सेसफुली रिसीव, मतलब जब तक ये इसको एक्नॉलेजमेंट नहीं मिल जाती तब तक ये डेटा को सेंड करता रहेगा। डायग्राम वगैरह जो ऊपर में बताया था ना हम एसएन वाला, वही चीज़ है, एक्नॉलेजमेंट एन नैक वाला, वो सारी चीज़ें हैं। ठीक, तो ये देखिए अनसक्सेसफुल जब तक उसको एक्नॉलेजमेंट नहीं मिल जाता तब तक ये डेटा को ट्रांसमिट करते रहेगा, समझ रहे हैं, समझ रहे होंगे। देखिए टोटल वैल्यूरेबल टाइम, ठीक, मतलब कि 2 इंटू, ये फॉर्मूला ये आप याद करिएगा, समझे कि वैल्यूरेबल टाइम क्या होता है, 2 इंटू टी एफ आर, मतलब कि फ्रेम टी, 2 इंटू टी फ्रेम टाइम। ठीक, मैक्सिमम थ्रू आउट अकर्स जी इक्वल टू, देखिए ये आप याद रखिएगा कि मैक्सिमम थ्रू आउट जो होता है ना अगर मान जी इक्वल टू 1/2 मतलब 0.5, मतलब कि इसका कहने का मतलब ये है ना कि अगर आप 100 पैकेट सेंड कर रहे हो तो आपका ना 18.4 सॉरी पैकेट ही सक्सेसफुली होगा, और वहाँ पर मैक्सिमम जो आपका कैपेसिटी जो होगा थ्रू आउट, जो जी का वैल्यू होगा वो 0.5 होगा, मतलब जी का 0.5 पर आपका मैक्सिमम इससे ज़्यादा होगा ही नहीं, 19-20% जाएगा ही नहीं, मैक्सिमम आपका परसेंटेज डाटा इसमें क्या बोलते हैं प्योर लोहा में आपका जो मैक्सिमम सक्सेसफुली रेट होता है ना वो 18% ही होता है। और ये कब होता है, जब आपकी वैल्यू जी का वैल्यू जो होता है 0.5 हो जाता है तब। तो सक्सेसफुल ट्रांसमिशन फॉर्मूला ये वाला आप देख लीजिएगा कि एस इक्वल टू जी इंटू ई के पावर 2 इंटू जी, ये होता है। तो ये चीज़ आप देख लीजिएगा एक बार, ठीक। ये देखिए कॉलिजन, इसको टाइम से कोई मतलब नहीं है, यही चीज़ हम उस टाइम समझे कि इसमें सिर्फ एक ही, देखिए बहुत कम, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 और 1 8, ये 8 फ्रेम सेंड किया है तो 1 फ्रेम सक्सेसफुल हुआ है, समझे कि समझे, 1 पे 8, समझे कि समझे। तो इस बहुत मतलब कि बहुत मतलब कि ये क्या बोलते हुआ है, ये बहुत कम रेट होता है इसका। तो प्योर लोहा ये चीज़ हो गई, आपको प्योर लोहा समझ में आ गया होगा, ठीक। अब सेकेंड में देखते हैं क्या बोलता है। देखो यहाँ पर देखिए थ्रू आउट पॉइंट क्या होता है, जो लिख के एक बार देख लीजिएगा, थ्रू आउट इज हाउ मच डाटा सक्सेसफुली सेंट, ये होता है कितना डाटा सक्सेसफुली सेंट हो रहा है, ठीक। फिर देखिए मैक्सिमम थ्रू आउट की हाईएस्ट स्पीड एट द, तो ये चीज़ आप एक बार देख लीजिए, सारी चीज़ मैंने एक्सप्लेन कर दिया है, कि एक्सप्लेन कर दिए हैं कि क्या क्या होता है, ठीक है। वल्नरेबल टाइम का होता है, देखिए दिस इज अ टाइम पीरियड ड्यूरिंग विच अ पैकेट कैन कोलाइड विथ अनदर पैकेट। वल्नरेबल टाइम कोलाइड करने का जो टाइमिंग होता है कि कितने टाइम कोलाइड किए हुए हैं, जो चीज़ें होती है, ठीक। तो ये सारी चीज़ें मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। स्लॉटेड एलोहा क्या होता है, तो स्लॉटेड एलोहा सेम चीज़ है, बस उसमें टाइम फिक्स होता है, देख लीजिए, एक्स में ना टाइम फिक्स होता है, यहाँ पर देख लीजिए
ये देखिए ये टाइम है कि अगर इस टाइम इंटरवल में ये गया तो गया, ये देखिए एक टाइम है, इस टाइम में गया तो गया, नहीं तो इसमें आएगा। ठीक, इस टाइम में गया तो गया, नहीं तो इसमें आएगा। मतलब एक टाइम ये देखिए इसमें है, ये इसमें है, अगर ये वाला मिस कर गया ना थोड़ा सा भी तो फिर नेक्स्ट टाइम फ्रेम में आएगा, इसमें नहीं आ पाएगा। ठीक, तो ये एक टाइम फ्रेम में ही आता है। तो जो इसमें कोलिजन ए आएगा ना वही कोलिजन आएगा। तो इसमें जो कोलिजन का जो क्या होता है रेट होता है वो बहुत कम होता है, मैंने बहुत कम क्या 37% के करीब रहता है। तो ये सेम चीज़ है, सारे पॉइंट सेम है, बस इसमें खाली ये चीज़ है ना, इसमें ये वाला चीज़ बढ़ जाता है। इसमें एक टाइम रेट आ जाता है इसमें, सॉरी स्लॉटेड मतलब कि एक टाइम स्लॉट इसको दिया जाता है। और इसमें जो रेट होते हैं ना सक्सेसफुल रेट किधर गया पेंसिल, हाँ 37% हो जाता है और जी का वैल्यू 1 हो जाता है, समझ रहे हो, जी का वैल्यू 1। तो आप इसको जब एक बार पढ़ोगे ना, इसको एक बार ना रोक करके आप पढ़ लेना दोनों को। तो हमने एक्सप्लेन सारी चीज़ कर दी है इसमें, तो जितने थे ना सारे एक्सप्लेन कर दिए हैं, बट आपको एक बार देख लेना है कि किधर गया है। हाँ, एक बार जब कंपेयर करके पढ़ोगे तो आपको सारी चीज़ समझ में आ जाएगी। ठीक, तो आपको एक बार इसको देख लीजिएगा। ठीक, अब देखिए कैस्मा क्या होता है, कैस्मा और ये हम एक बार क्या होता है उसमें फिजिकल लेयर में बता चुके हैं, बट ठीक है यहाँ पर भी हम कैस्मा डी बता देते हैं, उसमें कोई इशू नहीं है। ठीक, उससे पहले इथरनेट वाला बताएं, क्या इथरनेट प्रोटोकॉल। अरे थोड़ा ज़्यादा है वक्त, शोल्डर का ऐसा कि तैसी हो चुकी है। एक बात बताएं, क्या बोलते हैं, मैंने माइक ही कनेक्ट नहीं किया है और अभी कनेक्ट कर रहा हूँ, कोई इशू नहीं है। चलिए जैसा भी आवाज़ हो मैनेज कर लीजिएगा। किधर गया, किधर था, हाँ कास्मा। ये देखिए कास्मा क्या होता है, तो कैस्मा होता है कैरियर सेंस मल्टीपल एक्सेस। कैरियर सेंस मल्टीपल एक्सेस मतलब कि कैस्मा हेल्प डिवाइस शेयर अ कम्युनिकेशन चैनल सो दे डोंट लूज मैसेज व्हेन ट्राइंग टू सेंड डेटा द सेम टाइम पर ही जब डेटा को ट्रांसफर किया जाता है ना तो ये लूज नहीं करता है, उस चीज़ को ये हैंडल करता है। तो कैसे हैंडल करता है वो चीज़ें हम लोग इसमें देखेंगे। ठीक, तो चलिए एक मिनट, किधर गया ये, हाँ इधर। अब कैस्मा ए क्या होता है और कैस्मा डी क्या होता है, कैस्मा सी ए, कैस्मा डी सी डी। तो कैस्मा ए होता है कॉलिजन अवॉइडेंस, मतलब कि दिस मेथड प्रिवेंट कॉलिजन बाई चेकिंग इफ चैनल इज बिजी। देखो तो उसमें चेकिंग नहीं हो रहा था चैनल, अब इसमें चैनल को चेक किया जाएगा कि बिजी है कि नहीं है, बस यही डिफरेंस थी। कि सारी चीज़ देखिए, सारी चीज़ें ना एक ही से रिलेटेड है, बट ये वही चीज़ें हैं कि उसमें कुछ एक चेंज नहीं हो पाया था, इसीलिए ये चीज़ें को अपडेट करके बनाया गया या चीज़ को इन्वेंट किया गया। समझे नहीं समझे। तो ये इसमें क्या होगा कि अब चैनल को चेक किया जाएगा कि बिजी है कि नहीं है, अगर बिजी रहेगा तो नहीं सेंड किया जाएगा। तो बिफोर सेंडिंग इट्स बिजी द डिवाइस वेट अंटिल इट्स क्लियर, जब तक वो क्लियर नहीं हो रहा था तब तक ये सेंड नहीं करेगा। विच हेल्प अवॉइड प्रॉब्लम बिफोर द हैपन, जो पहले हो रहा था। ठीक, उसी तरह से कैस्मा को अवॉइड कोलिजन क्या हो गया, कोलिजन अवॉइडेंस क्या है समझ में आ गया ना आपको। उसके बाद देख लेते हैं क्या है कास्मा सीडी। तो कोलिजन डिटेक्शन क्या होता है, इसमें डिटेक्शन तो यूज इन इथरनेट बेसिकली ये ज़्यादा होता है। इफ अ कोलिजन अकर्स ड्यूरिंग ट्रांसमिशन डिवाइस स्टॉप सेंडिंग एंड वेट फॉर अ रैंडम टाइम बिफोर रिट्राइंग। क्या कह रहा है कि इन कास्मा सीडी इसको आप एक बार दो बार पढ़िए तो आपको अच्छे समझ में आएगा। कोलिजन ड्यूरिंग ट्रांसमिशन, if a collision occurs during transmission the device stop sending and wait for random time before retrying। तो ये random टाइम के लिए वेट करने लग जाता है अगर कोलिडाइड कर गया तो। समझ रहे कि फोकसिंग ऑन फिक्सिंग एन इशू आफ्टर इट अकर, जब तक वो चीज़ें फिर हैंडल क्या बोलते हैं, जब तक वो चीज़ें नहीं हो जाती है फिक्स तब तक ये फिर वेट करता है। ठीक है, देखिए द कॉमन मेथड ऑफ बस टोपोलॉजी इज कास्मा। जो कॉमन मेथड है ना कास्मा का जो यूज होता है ना उसमें बस टोपोलॉजी में बेसिकली ज़्यादा होता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर एक अच्छा ये बड़ा हम लाए थे, हाँ अच्छा इसको पहले देख लेते हैं एक बार। अच्छा ये चीज़ है, अच्छा इसको देखिए तो इथरनेट में कैसे ये काम करता है। देखिए इथरनेट में कैसे काम करता है। ठीक, स्टेशन लिसन फॉर एक्टिविटी। ठीक, अब देखिए यहाँ से करेगा डिटेक्ट एक्टिविटी यस और नो, मतलब कॉलिजन हुआ कि नहीं, तो कहेगा नो, कॉलिजन नहीं हुआ तो ट्रांसमिट कर देगा। कोई एक्टिविटी डिटेक्ट नहीं हुआ तो ये ट्रांसमिट, मतलब कि एक्टिविटी डिटेक्ट एक्टिविटी करने का मतलब कि चैनल फ्री है कि नहीं है। अगर फ्री है मतलब कोई चीज़ उसमें नहीं ट्रांसफर हो रही है तो ये कह देगा, अगर नहीं है तो मतलब कि क्लियर है, नो मतलब कि क्लियर है तो ये ट्रांसमिट कर जाएगा, ट्रांसमिट करके आगे बढ़ जाएगा। फिर आगे बढ़ा फिर डिटेक्ट करेगा कॉलिजन, अगर कॉलिजन नहीं है तो फिर आगे बढ़ जाएगा, ट्रांसमिशन कंप्लीट। अगर कॉलिजन है तो ये वापस से चला जाएगा अपने ओरिजिनल पोजीशन पर। और उसी तरह से यहाँ पर भी
कि अगर वेट करेगा, अगर मतलब कि चैनल बिजी है तो वो वेट करेगा कहाँ, वापस चला जाएगा और यही रिपीट वापस से होते रहेगा। समझ रहे हैं? तो इस तरह से ये कास्मा डिटेक्शन इस तरह से काम करता है, बेसिकली फोर लूप की तरह काम कर रहा है। देख रहे हैं? ठीक, तो यही चीज़ यहाँ पर देखिए डायग्राम में है, देखिए दिखा रहे हैं, एक मिनट देखिए यहाँ पर कि देखिए यहाँ से D1 से D2 भेजा गया तो कोई सा पैकेट बीच में नहीं था, तो यहाँ से इजीली चला जाएगा, यहाँ से यहाँ भेजा जाएगा इजीली चला जाएगा, यहाँ से यहाँ इजीली चला जाएगा, बट यहाँ से यहाँ भी इजीली चला जा रहा है। बट वही देख रहा है कि यहाँ से देखिए, यहाँ से भेज रहा था, ठीक, यहाँ से पैकेट आ रहा है, पैकेट आ रहा है, पैकेट आ रहा है, ठीक, वापस यहाँ से भी भेज दिया, तो ये देखिए कोलिजन दिखा रहा है, कोलिजन टेक प्लेस, तो ये कोलाइड कर जाएगा। समझे? चैनल बिजी था और भेज दिया तो कोलिजन हो गया। तो इस तरह से ये चीज़ें है हो रही है। तो ये बहुत ईजी है, बहुत ईजी, बस चेक करना है कि वायर फ्री है कि नहीं है। ठीक, उस तरह से ये चीज़ें काम करती है। ठीक, यहाँ पर कोएक्सियल वाला है, देखिए ये कह रहा है कि देखिए ये पूछ रहा है कि आई वांट टू सेंड डेटा सो आई विल चेक टू सी इफ एनी अदर होस्ट इज सेंडिंग नाउ। तो ये डेटा सेंड करना चाह रहा, तो देखिए एक मिनट, एक मिनट रुकिएगा, इसको थोड़ा सा बड़ा करके हमें दिखा रहे हैं। हाँ, ठीक, तो ये कहना, ये कह रहा है कि आई वांट टू सेंड डेटा सो आई विल चेक टू सी इफ एनी अदर होस्ट इज सेंडिंग नाउ। तो ये पहले डेटा सेंड करना चाहेगा, तो कह रहा है कि हम डेटा सेंड करना चाह रहे हैं, तो ये चेक करेगा कि कोई सेंड कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अब ये कह रहा है कि द वायर इज साइलेंट, द वायर इज साइलेंट, तो आई विल सेंड डेटा, तो ये डेटा सेंड कर दिया। अब देर कह रहा है कि द वायर इज साइलेंट आई विल सेंड डेटा, तो ये भी इसको भी लग रहा है कि वायर से अति है, क्या बोलते हैं, साइलेंट है, मतलब डेटा सेंड नहीं कर रहा है कोई भी नोड, तो ये भी डेटा सेंड कर दिया। ठीक, अब यहाँ पर कह रहा है कि ओ, अब कह रहा है देखो ओ वेटर सेंड, कह रहा है ओ वेटर सेंड द डेटा अगेन, क्योंकि कोलिजन हो गया ना, ये भी कहेगा कि ओ वेटर सेंड द दैट डेटा अगेन, मतलब कि कह रहा है कि अब डेटा कोलाइड हो गया तो अब फिर से हमको सेंड करना पड़ेगा। अब ये फिर से गया तो फिर से वही चीज़ बोल रहा है, क्योंकि वेट कर ही नहीं रहा है, सेम टाइम पे दोनों कर रहा है ना, तो ये कोलाइड कर जा रहा है डेटा दोनों का। समझ रहे हैं? तो ये बेसिकली ये चीज़ें हैं। तो डेटा कोलाइड डिटेक्शन इस तरह से काम करता है। ठीक, तो कास्मा ए कास्मा जी आपको समझ में आ गया? ठीक, एक मिनट, अरे एक मिनट, छोटा हो ना, हम्म, ठीक, ये भी देख लिए, ये भी देख लिए, ये वही लूप वाला ही था, ठीक था। अभी आपने देख लिए, अब इथरनेट प्रोटोकॉल देखते हैं, जो हमारा लास्ट टॉपिक है, वो एक दो छूट गया है, उसको आप एक बार प्लीज़ क्या बोलते हैं उसको देख लीजिएगा, आप खुद से ही सर्च करके, क्योंकि उसका मेरे को ध्यान ही नहीं रहा उसमें, मेरे को लगा कि मैं कंसिडर किया हूँ, बट ठीक है, कोई इशू नहीं है, वो ठीक है, मतलब कि ऐसा तो नहीं कर सकते छोड़ देते हैं, बट देख लीजिएगा। इथरनेट प्रोटोकॉल क्या होता है? तो देखिए इथरनेट क्या बोलते हैं, फाउंडेशन टेक्नोलॉजी इन अ कंप्यूटर नेटवर्क। इथरनेट मतलब कि वायर्ड केबलिंग, ठीक, इथरनेट बेसिकली केबलिंग और कुछ नहीं। ठीक, प्राइमरी ज़्यादा कॉम्प्लिकेट मत करके समझिए। ठीक, प्राइमरी देखिए सबसे पहले यूज फॉर लोकल एरिया नेटवर्क, लैन में ये सबसे ज़्यादा यूज होता है। इथरनेट वाज क्रिएटेड इन 19, अगर कोई देखिए अगर ऐसे दिया हुआ रहेगा 80 70 60 तो 70 लगाएंगे, बट अगर डेट दिया हुआ रहेगा ना कि तो 1973 लगाएंगे। ठीक, तो इस तरह से लगाएगा, क्योंकि 70s के दौर में हुआ था वो, उसमें भी कब हुआ था, तो 1973 में। तो इथरनेट का इथरनेट वाज क्रिएटेड इतना। ठीक, जो ये सब चीज़ें हैं बाय मैन नेम्ड रॉबर्ट मेट केल्फ, नाम पढ़ लीजिएगा क्या नाम है। ठीक, ये एक बात ही है, क्या बोलते हैं, लैब था उनका, उन्हीं में क्रिएट हुआ था। फिर देखिए इंट्रोड्यूस ऑफ इथरनेट वर्जन 2 इन 1982 में इथरनेट का वर्जन 2 आया था। अब उसके बाद इसका स्टैंडर्ड वर्जन IEEE 802.E आया था 1983 में। तो ये चीज़ें यहाँ पर है, आप इसको देख लीजिए, डेट ये सब देखिए, इन्वेंशन है, इसमें एक्सप्लेन क्या ही करना, आप बताओ इसको क्या ही करना। अब 1982 को हम क्या ही एक्सप्लेन करेंगे, उस टाइम हुआ था, इन्वेंट हुआ था, तो हुआ था, उसमें एक्सप्लेन क्या ही करूँ, बताओ, आप भी बताओ। ठीक, अब की फीचर्स है, इसको देखते हैं कि की फीचर वो क्या होता है कि फ्रेम बेस्ड कम्युनिकेशन, डाटा इज सेंड इन फ्रेम, उसमें डाटा फ्रेम में पैकेट से, नेटवर्क लेयर से पैकेट में लिया जाता है और पैकेट को फिर फ्रेम में कन्वर्ट करके सेंड किया जाता है। मैक एड्रेस रहता है, क्योंकि डिवाइसेस को के पास डेस्टिनेशन को अच्छे से यूनिक मीडिया एक्सेस कंट्रोलर, मतलब कि वो क्या बोलते हैं उसको कि
डेस्टिनेशन को फाइंड करने के लिए मैक एड्रेस को का यूज किया जाता है, जिसके थ्रू मतलब ये कंप्लीट होती है। ठीक, कॉलिजन डिटेक्शन यूज कास्मा सीडी टू मैनेज डेटा। ये देखिए लैन नेटवर्क में सबसे ज़्यादा यूज होता है, जो कि इथरनेट पर वर्क करता है ज़्यादातर, बहुत ज़्यादा, मतलब 90% अगर इथरनेट कर रहा है तो इथरनेट पर ही हम लोग कंसिडर करेंगे। ठीक, तो वायरलेस तो देखो यूज़ तो अभी इतना ज़्यादा डेवलप हो गया कि सारी चीज़ों का यूज़ हो रहा है, वायरलेस से सारी चीज़ें हो रही है, बट हम लोग पढ़ रहे हैं तो वो चीज़ें हाँ ठीक है। अब डेटा लिंक लेयर और देखो फिजिकल लेयर, ये चीज़ें देखिए फिर से आ गई। देखिए इथरनेट ये चीज़ हम बता चुके हैं, आप इसको पढ़ लीजिएगा। लॉजिकल लेयर भी बता चुके हैं, मीडिया एक्सेस लेयर भी बता चुके हैं, तो ये इसको आप पढ़ लीजिएगा। इसी वीडियोज़ में ये सब चीज़ें बताए हैं हम, इसी वीडियोज़ में। फिजिकल लेयर पिछले वीडियो में बताए हैं, तो चलिए एक बार एक्सप्लेन कर ही देते हैं। उसमें क्या है, फिजिकल लेयर क्या होता है? फिजिकल लेयर डील विद द फिजिकल कनेक्शन बिटवीन डिवाइसेस। इट डिफाइन द हार्डवेयर एक्सपेक्ट्स ऑफ द नेटवर्क इंक्लूडिंग, ठीक है, ये चीज़ें केबलिंग, सिग्नल टाइप्स, ट्रांसमिशन मीडिया। देखो केबलिंग, ट्विस्टेड पेयर, कैट 5, कोएक्सियल केबल, फाइबर ऑप्टिक्स, ये सारी चीज़ें वहाँ पर बहुत अच्छे से मैंने बताया है। ठीक, आप देखिए सिग्नल टाइप्स, ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल भी वहाँ पर बहुत अच्छे से बताया, ट्रांसमिशन स्पीड भी, रेंज भी, सारी चीज़, ये सब सारी चीज़ें बताए हैं हम। ये चीज़ें आप देख लीजिएगा, 10 100 और हाँ 100 ये सब चीज़ें हैं वहाँ पर बताया गया है। तो इथरनेट केबल क्या होता है, देखिए फास्ट इथरनेट, एक मिनट, देखिए ये सारी चीज़ें उसमें बता दिए हैं हम। देखिए यहाँ पर भी एक्सप्लेन करेंगे, ऐसा थोड़ी ना। देखिए स्टैंडर्ड इथरनेट है, फिर फास्ट इंटरनेट है, गीगाबिट इंटरनेट है, और फिर 10 गीगाबिट इंटरनेट है। इथरनेट, सॉरी इंटरनेट नहीं, इथरनेट, सॉरी। देखिए ये सारी चीज़ें हैं ना जो डेटा बेस्ड है, इसमें आपको कुछ एक्सप्लेन करने जैसा नहीं है। तो कि स्टैंडर्ड इथरनेट का इसको इसी का नाम है, TLBST का ही नाम है स्टैंडर्ड इथरनेट। वहाँ पर भी ये चीज़ें हम बताए हैं, याद रखिएगा सारी चीज़ें एग्जाम्पल के साथ ही सेम टू सेम। ठीक, तो इस चीज़ को आप देखिए 10 MB/s ओवर ट्विस्टेड पेयर केबल, इसको क्या बोलते हैं, मेगाबिट पर सेकेंड भी बोलते हैं ना, या फास्टर नेटवर्क भी बोलते हैं इसको, फास्टर नेटवर्क भी, हाँ, या फास्टर इंटरनेट शायद कुछ इथरनेट शायद था। केबल टाइप टिपिकल यूज कैट 3, ठीक, मैक्सिमम डिस्टेंस अप टू 100 मीटर। फिर फास्ट इथरनेट ये 100 वाला था, सॉरी, तो ये 100 MB/s ओवर ट्विस्टेड पेयर केबल एंड केबल टाइप कैट 5 हाई के अप टू 100 मीटर ही। ठीक, ये सिर्फ अपडेटेड वर्जन उसका था। ठीक, गीगाबिट वाला फिर देखिए 1000 बेस पर आ गया। फिर अब देखिए 10 गीगाबिट वाला जो आ गया था वो 10G पर आ गया। ये सब चीज़ें याद रखिएगा। आप इस चीज़ को पढ़ के इस चीज़ में एक्सप्लेन करने जैसा कुछ है ही नहीं, ये डेटा बेस्ड है। ठीक, इस चीज़ को देखिए ये इतना लेंदी नहीं आएगा, ये सब नहीं आएगा, बट ये वाला आ जाएगा, यहाँ तक का आएगा। ठीक, बट एक बार देख लीजिएगा, आपको उसको क्या ही है। ठीक, तो ये चीज़ें हैं यहाँ पर, आप देख लीजिए इसको। अब इथरनेट फ्रेम स्ट्रक्चर, हाँ ये इससे ये इंपॉर्टेंट है। ठीक, अब देख लीजिए इथरनेट का फ्रेम जो होता है, ये देख लीजिए क्या होता है कि एन इथरनेट फ्रेम इज लाइक अ पैकेज ऑफ अ डेटा दैट ट्रेवल ओवर अ नेटवर्क, ईच हैज़ सेवरल इंपॉर्टेंट पार्ट। देखिए इथरनेट का जो फॉर्मेट होता है ना, वो प्रीमेबल, SOF, डेस्टिनेशन मैक एड्रेस, सोर्स मैक एड्रेस, टाइप, डेटा, FAC, और ये सारा क्या होता है वो मैं सारा नीचे लिख करके लाया हूँ। ठीक है, देखिए ये 71662 ये सारी चीज़ें लिख करके लाया हूँ। तो प्रीमेबल होता है ना 7 बाइट का होता है, तो ये सारी चीज़ें याद रख सकते हैं कि पूछ सकता है कि प्रीमेबल कितने बाइट्स का होता है, या फिर कितने पार्ट, 1 2 3 4 5 6 7 पार्ट में होता है। ये सब चीज़ें इथरनेट हेडर 14 बाइट्स का होता है। ये सब चीज़ें आप याद रखिएगा, ये सब छोटी छोटी पॉइंट है। ये इथरनेट हेडर कितने होता है, ये हेडर है, ठीक, 14 पॉइंट्स का होता है। तो ये सब चीज़ें याद रखिएगा। देखिए प्रीमेबल इस डिफिनेशन है, क्या होता है, क्या दिस इज लाइक अ सिग्नल टू प्रिपेयर द डिवाइस फॉर द इनकमिंग डेटा, इट्स हेल्प देम सिंक्रोनाइज। मतलब कि इनकमिंग डेटा को, सिग्नल को ये हेल्प करता है रिसीव करने या सेंड करने के लिए। ठीक, अब देखिए स्टार्ट फ्रेम क्या है, ये डेलीमीटर 1 बाइट का ये रहता है। दिस मार्क्स द एग्जैक्ट पॉइंट वेयर द एक्चुअल डेटा बिगिन। थिंक ऑफ इट एज अ स्टार्टिंग फ्लैग। कहाँ से स्टार्ट हो रहा है ना, ये चीज़ को ये कहता है स्टार्टिंग फ्लैग है बेसिकली। ये चीज़ें याद रखिएगा कि सब सिंपल पॉइंट है बेसिकली। और डेस्टिनेशन मैक एड्रेस 6 बाइट का, जो कि क्या बताएगा, यूनिक आईडी मैक एड्रेस वही चीज़ बताएगा। सोर्स मैक एड्रेस जहाँ से जा रहा है वो बताएगा। मैक एड्रेस डेस्टिनेशन, देखिए डेस्टिनेशन मैक एड्रेस क्या बताएगा, जहाँ पर डाटा को सेंड करना है। सोर्स मैक एड्रेस क्या बताएगा, जहाँ से डेटा को सेंड कर रहे हैं। मैक एड्रेस होता है कितने बाइट का, 6 बाइट का, मतलब टोटल 48 बिट्स का हो जाता है ना। फिर ये फिर सोर्स भी वही मैक एड्रेस है तो उतना ही बिट्स का नाम सिर्फ चेंज है। इथरनेट टाइप से और लेंथ कितना होता है, 2 बाइट्स का होता है।
ठीक, ये चीज़ें देख लीजिए, इधर टेल यू व्हाट काइंड ऑफ डेटा इज इनसाइड द फ्रेम, दिस टेल you what kind of data is inside the frame, like whether it's an IP packet or how long the data, मतलब कितने डिस्टेंस आप ट्रैवल कर रहे हो, आईपी एड्रेस पैकेट का क्या है, ये सब चीज़ों पर डिपेंड करता है, ये लेंथ पर डिपेंड। इथरनेट टाइप्स जो होता है ना, वो जो आपका वो जो वायर है वो कैसा है, उस तरफ देखिए, ये जो था ना लेंथ और वाला है, लेंथ पर आपका एक अटेन्यूएशन वाला जो नॉइज आ रहा था, क्या बोलते हैं उसको, इम्पेरेंशन, डाटा करप्शन हो रहा था, वो डिपेंड कर रहा था। एक अटेन्यूएशन, एक डिस्टॉर्शन भी तो आ रहा था ना, डिस्टॉर्शन आ रहा था, एक न्यूएशन जो था वो आ रहा था। ठीक, ये दोनों आ रहे थे कि नहीं आ रहे थे, तो ये इस पर इथरनेट टाइप पर डिपेंड कर रहा था। ठीक, उसके बाद देखते हैं पेलोड क्या होता है, तो ये आपका एक्चुअल डेटा होता है, दिस इज एक्चुअल डेटा यू वांट टू सेंड, जो आप सेंड करना चाहते हैं, इट कैन बी एनीथिंग लाइक अ फाइल और मैसेज, कुछ भी जो आप सेंड करना चाहते हैं, ये 46 to 50 बिट्स तक का रहता है। और फ्रेम चेक सीक्वेंस FCS क्या होता है, 4 बाइट्स का होता है, दिस इज यूज टू चेक फॉर एरर इन द डेटा, ये जो आपका इथरनेट बार रहता है ना, उसमें एक FCS रहता है जो कि वो एरर को चेक करता है, समझे। तो ये चीज़ें होती। अब इसके बाद हमको मेरे को लग रहा है कि आप अच्छे से समझ गए होंगे चीज़ें। हाँ, वो चीज़ें एक छूट गई है, एक ही छूटा है, वो FDM TDM वाला नहीं है, ये वाला नहीं है, ये वाला सिलेबस में अपने नहीं है, क्योंकि वहाँ पर नहीं, चैनलाइज प्रोटोकॉल नहीं दिया गया, FDM एंड TDM एंड CDM ये नहीं दिया गया, लेकिन ये रिजर्वेज पोलिंग टोकन पासिंग, ये कंट्रोल एक्सेस प्रोटोकॉल दिया गया है, समझे कि नहीं समझे। तो इसको एक बार आप देख लीजिएगा, ठीक है ना। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर दिया गया है कंट्रोल एक्सेस दिया गया है, तो इसको आप एक बार चेक करिएगा। ये छूट गया, ज़्यादा बड़ा नहीं होगा, 5 मिनट लगेगा, तो आप इसको एक बार देख लीजिएगा। और यही कहेंगे कि चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सके, क्योंकि बहुत मेहनत लगते हैं, थोड़े बहुत तो मेहनत लगते हैं, आपको देख कर ही पता चल रहा होगा कि क्या कर, मेहनत तो लग रहे हैं। ठीक, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए। ठीक, और कुछ कीजिए या ना कीजिए, एक चीज़ आप हमेशा करते रहिएगा। ठीक, उसको क्या कहते हैं, ये हमेशा, चाहे जो हो जाए, इससे बड़ा कुछ नहीं है, कोई एग्ज़ाम नहीं, कोई चीज़ नहीं, नंबर आए ना आए फिर से ट्राई कर लेंगे, लेकिन ये नहीं जाना चाहिए, ये ख़राब नहीं होना चाहिए। ठीक, बस थैंक यू, धन्यवाद देखने के लिए, सपोर्ट करने के लिए। आप लोग चैनल शेयर कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं, सब्सक्राइब कर रहे हैं, धन्यवाद। अच्छा लग रहा है देख करके, इस वीडियो को भी शेयर कीजिएगा। ठीक है, बाय। अब मिलते हैं ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन बना करके। ठीक, बाय।